सी शार्प एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। इसके साथ हम वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये सी शार्प ट्यूटोरियल लाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी हम एजेंडा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो एक आईडी है जिसके साथ हम सी शार्प प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम सी शार्प के फंडामेंटल्स, जो कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स है, उनको अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हुए हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। फिर हम अरेज क्या है ये जानेंगे और अरेज को भी सी शार्प में इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको भी हम सी शार्प में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम अभी शुरुआत करेंगे विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हुए। तो अगर मुझे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है तो मैं इस साइट से डाउनलोड कर सकता हूँ, visualstudio.microsoft.com/downloads। तो मैं इस वाले लिंक पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और वेट करते हैं साइट के ओपन होने का। तो हमारा साइट खुल चुका है और आप देख रहे हो विजुअल स्टूडियो की ये सब वर्जन्स है यहाँ पे, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। तो हमारे जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसके लिए हमें कम्युनिटी काफी रहेगा। तो यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, इस पे क्लिक करिए और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद हम जो है विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो 2019, जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर मुझे एक नया प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए जो है मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको ये सब जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस रहेंगे, कंसोल एप्लीकेशन, क्लास लाइब्रेरी। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी शार्प का एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो इस पे एक बार क्लिक करिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर लीजिए आप। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए देता हूँ GLC शार्प। तो हम शार्प नहीं दे सकते, तो मैं यहाँ पे ऐसे शार्प लिख देता हूँ और अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और ये जो है हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है और ये है हमारा बेसिक सी शार्प का स्ट्रक्चर। तो हमारा जो भी कोड होगा वो हमारे ये प्रोग्राम वाले क्लास के अंदर होगा और इसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा। तो जो भी कोड लिखेंगे हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है यहीं पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है अभी बाय डिफॉल्ट मुझे ये हेलो वर्ल्ड दिया गया है, ठीक है, console.writeLine। इस console.writeLine के साथ जो है मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो इस बार मैं एक बार इस पे जो है रन कर देता हूँ और वेट करते हैं रिजल्ट का। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह से जो है हम जो भी चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं हटा के यहाँ पे दिस इज स्पार्टा लिख देता हूं और अभी मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे। और आप अभी देखोगे रिजल्ट में आ गया है दिस इज स्पार्टा। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डेटा के साथ काम कर रहे हैं। और अगर हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इस डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। और इसी चीज के लिए जो है हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वेरिएबल नाम का चीज प्रोवाइड करता है और ये वेरिएबल हमें सी शार्प भी प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है कुछ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और मुझे जो भी ये स्टूडेंट्स के नाम है, इन नामों को जो है एक जगह स्टोर करना है। तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 नाम है, जॉन, सैम और मैट। तो मुझे अगर इन तीनों नामों को स्टोर करना है, मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इस वेरिएबल में ये नाम मैं स्टोर कर सकता हूं। और जैसे यहाँ पे लिखा है, एक वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है।
वेरिएबल को हम टेम्पररी स्टोरेज स्पेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जो भी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करते हो उसका जो है वैल्यू आप बाद में चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, तो हर एक वेरिएबल का जो है एक नाम होगा और उसका मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होगा। तो ये जो है स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है और इसका एक मेमोरी एड्रेस है और इसमें जो है मैंने इनिशियली जॉन स्टोर कर दिया। फिर बाद में अगर चाहूं तो मैं ये वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, इसलिए हम वेरिएबल को एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इनिशियली जो है जॉन नाम का जो है ये वैल्यू स्टोर किया है। फिर कुछ देर बाद मान लीजिए मैं इसको हटा के इसी स्टूडेंट वेरिएबल में सैम स्टोर कर सकता हूं। फिर से कुछ और देर बाद मैं सैम को हटा के इसी में जो है मैं मैट को स्टोर कर सकता हूं। तो ये है वेरिएबल का बेसिक आइडिया। तो हमने वेरिएबल क्या है ये तो समझ लिया है। अभी इसी चीज को जो है हम विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है। और मुझे अगर वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स ऐसे रहेगा। मुझे सबसे पहले तो इसका एक डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो हर एक वेरिएबल जो है एक डेटा टाइप से एसोसिएटेड होता है। तो अभी जो है मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने इंट ए ऐसे लिख दिया है। और इनिशियली जो है मैं इस वेरिएबल में वैल्यू 10 स्टोर कर रहा हूं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस चीज को हटा के console.writeLine हमें पता है इस चीज से जो है हम एक कोई भी किसी भी चीज को जो है हम अपने कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मुझे अभी क्या प्रिंट कराना है, मुझे इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो अभी मैं डायरेक्टली console.writeLine में a डाल दूंगा। अभी मैं जो है इसको रन करता हूं और अभी रिजल्ट का वेट करते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने जो है सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने 10 को जो है a में स्टोर किया था और एग्जीक्यूट करने के बाद ये मैंने प्रिंट करा दिया है यहाँ पे। फिर मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा क्योंकि मैंने बोला है एक वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने 10 स्टोर किया है। अभी जो है मैं इसको चेंज करके अभी मैं इसमें 20 डाल दूंगा और इसमें तो यही है। अभी मैं फिर से इसको रन करूंगा और अभी रिजल्ट देखते हैं। अभी आप देख रहे हो वैल्यू जो है 20 हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको चेंज करूंगा और अभी जो है इसको मैं 30 कर देता हूं। फिर से इसको मैं रन करूंगा अभी और अभी इस बार देखोगे वैल्यू चेंज होके 30 बन गया है। इस तरह से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल में जो भी वैल्यूज है उनको हम चेंज या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमने वेरिएबल के बारे में तो समझ लिया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि हर एक वेरिएबल जो है एक डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब आपके बेसिकली डेटा, जो भी आप डेटा के साथ काम कर रहे हो वो अलग अलग डेटा हो सकता है। अगर मान लीजिए आप नंबर्स जैसे 10, 500 या फिर 3 या फिर -7 ऐसे सिंपल इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हो तो आपका डेटा टाइप इंट हो जाएगा। फिर उसी तरह से जो है आप डेसिमल पॉइंट नंबर्स जैसे 3.14, 15.97, -8.35 ऐसे डेसिमल पॉइंट वैल्यूज के साथ काम कर रहे हो तब उसका डेटा टाइप जो है C# में फ्लोट या फिर डबल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है बुलियन वैल्यूज है। बुलियन मतलब यस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0, 1। तो आपका जो ये बाइनरी वाला केस है या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ऐसे चीजों को जो है हम बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग हो गया है। तो जब भी हम कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स में डालते हैं वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो ये वर्ड है सैम, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया है, ये एक स्ट्रिंग हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास मैट है, मैट को भी मैंने डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज कर दिया है, ये भी मेरा स्ट्रिंग हो चुका है। तो ये हमारे जो है कुछ डेटा टाइप्स है। अभी इन चीजों को जो है हम फिर से विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं वापस अभी विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया मैंने। अभी मैंने इंटीजर का एग्जाम्पल दिया था पिछले वाले में। अभी मैं जो है और एक नया डेटा टाइप यहाँ पे लिखूंगा। तो मान लीजिए मुझे जो है एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल और इसमें वैल्यू मैं स्टोर करूंगा 12.45 और इसका एक्चुअली डबल, इसका जो है हम वेरिएबल का नाम y स्टोर कर देंगे और मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे अभी प्रिंट कराना है y। अभी जो है मैं फिर से
माई डेमो पे क्लिक कर देता हूं और आपका भी रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 12.45, जो कि हमारा वैल्यू है इसमें स्टोर्ड। तो फिर से जो है मैं अभी नया डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट करूंगा। हमने इंटीजर देख लिया है, हमने डबल देख लिया है। इसके बाद मान लीजिए मुझे सिंगल एक एक कैरेक्टर जो है अलग अलग से स्टोर करना है। तो मेरे पास ये कैर वाला डेटा टाइप है और यहाँ पे कैर सी इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे बस ये कैरेक्टर जेड स्टोर करना है। तो मैंने जेड को जो है यहाँ पे सी में स्टोर कर लिया है और अभी मैं सी को प्रिंट कराना चाहता हूं। फिर मैं माई डेमो पे क्लिक करूंगा और अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। तो अभी देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली जो है सी, जो मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू जेड था उसको मैंने प्रिंट करा दिया है यहाँ पे। अभी मेरे पास कैरेक्टर का ही एक्सटेंशन है जो कि है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जो है जैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स है और उन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को जो है हम डबल कोट्स में इंक्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैर को हटा के जो है स्ट्रिंग लिख दूंगा और स्ट्रिंग एस कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इज स्पार्टा और अभी जो है हम सी को हटा के यहाँ पे एस डाल देंगे और फिर से जो है हम इसको रन करेंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। अभी यहाँ पे लग रहा है हमारे पास कुछ एरर आ गया है। तो मैंने आपको बोला था जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं वो डबल कोट्स के अंदर होगा, सिंगल कोट्स नहीं। तो इसको मैं हटा के डबल कोट्स डाल देता हूं। इसको भी चेंज करके मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल दूंगा। फिर अभी हम इसको रन करेंगे। अभी आपको दिखेगा दिस इज स्पार्टा। तो इस तरह से जो है हमने स्ट्रिंग को भी इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारे पास और एक डेटा टाइप है जो कि है बुलियन। तो मैं इसको हटा देता हूं और अभी जो है मैं यहाँ पे बूल लिखूंगा। बूल के बाद मैं जो है वेरिएबल का नाम बी लिख देता हूं। मेरे पास दो टाइप के बुलियन वैल्यूज है, एक हो गया है ट्रू, दूसरा हो गया है फॉल्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूं और यहाँ पे जो है मैं बी को पास कर दूंगा और इसको अभी हम रन करते हैं। तो अभी देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रू को वेरिएबल बी में पास किया था और उसी चीज को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं। उसी तरह से मेरे पास और एक वैल्यू है जो कि है फॉल्स। तो अभी फॉल्स को जो है मैं अभी वेरिएबल बी में स्टोर कर रहा हूं और अभी इसको रन कराता हूं मैं और अभी आप देख रहे हो इसको भी जो है मैंने प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह से जो है मैंने बुलियन वैल्यूज को भी इंप्लीमेंट किया है। अभी हम ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो ऑपरेटर्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम जो है मल्टीपल ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो बेसिक ऑपरेटर्स है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम इन तीनों चीजों के साथ जो है अभी काम करने वाले हैं। तो मैं फिर से अभी जो है यहाँ पे C# खोल लेता हूँ। मुझे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मैं जो है बेसिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, इन सभी चीजों को परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जो है यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक हो जाएगा इंट ए। इंट ए में जो है मैं वैल्यू 10 ऐसे स्टोर करूंगा। फिर मेरे पास जो है दूसरा इंटीजर होगा इंट बी और इंट बी में जो है मैं ऐसे 20 स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे बना दिए, इंट ए और इंट बी। फिर मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, मैं क्या है एक और एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूंगा इंट सी और सी होगा a प्लस बी के बराबर और यहाँ पे मैं c को प्रिंट करा दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक एडिशन ऑपरेशन। और ये प्लस क्या है, ये प्लस हमारा एडिशन ऑपरेटर है जो कि एक्चुअली अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मैं फिर से इसको अभी रन करूंगा। अभी आपको रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे 30। तो a में जो है वैल्यू 10 स्टोर्ड है, b में वैल्यू 20 स्टोर्ड है। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है और हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया है 30। फिर अभी जो है मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे बस माइनस सिंबल डाल लेता हूं, a माइनस बी। फिर से हम जो है अभी इसको रन करेंगे और अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिखेगा -10, क्योंकि 10 माइनस 20 है -10 के बराबर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे बस ये एस्ट्रिस्क या फिर स्टार वाला डाल देता हूं। अभी हम फिर से इसको माई डेमो पे क्लिक करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा 200, क्योंकि 10 into 20 is equal to 200। फिर मैं डिवीजन परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे मैं a/b लिखूंगा। तो ये है डिवीजन का। और अभी फिर से जो है माई डेमो पे क्लिक करूंगा मैं और अभी जो है रिजल्ट में हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो 10/20, 10/20 क्या है 1/2।
1/2 क्या है? 0.5। तो 0.5 में आपका जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है वो 0 के बराबर है। क्योंकि वो 0 के बराबर है इसलिए आपका इंटीजर क्या है? 0, और यही हमें रिजल्ट में मिला है। तो अभी मुझे एक्चुअली डेसिमल वाला रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, a को जो है डबल बना दूंगा, b को भी जो है मैं यहाँ पे डबल कर देता हूं, चेंज कर देता हूं यहाँ पे, और c को भी जो है यहाँ पे मैं डबल में चेंज कर दूंगा। अभी मैं c को प्रिंट कराऊंगा तो अभी जो है हमें थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हो मुझे 0.5 मिला है क्योंकि हम डबल में जो है डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास होंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो है हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो फिर से इसके लिए जो है मैं बस यहाँ पे a और b को इस्तेमाल करूंगा। a में जो है वैल्यू 10 स्टोर्ड है, b में जो है वैल्यू 20 स्टोर्ड है। तो मुझे जानना है a और b के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a इज लेस देन b डाल दिया। तो मुझे जानना है क्या a में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या b में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे कम है। तो a इज लेस देन b, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी मैं माई डेमो पे क्लिक करूंगा और अभी देखते हैं क्या आता है। ये आ गया है ट्रू। तो a इज लेस देन b, a में 10 स्टोर्ड है, b में 20 स्टोर्ड है। तो क्या 10 20 से छोटा है? हाँ, ये ट्रू है। अभी मैं जो है इसको चेंज करूंगा, अभी मैं इसको a इज ग्रेटर देन b कर देता हूं। अभी माई डेमो पे क्लिक करूंगा मैं, तो जो है ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूं। अभी हमें फॉल्स मिलेगा। हमें यहाँ पे फॉल्स इसलिए मिला है क्योंकि 20 जो है एक्चुअली 10 से ये बड़ा है, क्योंकि 20 10 से बड़ा है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या 10 20 से बड़ा है? 10 20 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिल गया है। फिर इसके बाद मेरे पास क्या बचा है, अभी मेरे पास है डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूं। तो डबल इक्वल टू, आपको यहाँ पे इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बीच में डिफरेंस समझना होगा। ये जो इक्वल टू है इससे जो है मैं एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, और ये जो डबल इक्वल टू है इससे जो है मैं दो वेरिएबल्स में जो वैल्यू है उनको कंपेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो डबल इक्वल टू है इससे मैं देख रहा हूं क्या a में जो वैल्यू है वो b में जो वैल्यू है उसके बराबर है कि नहीं है। तो अभी मैं बस यहाँ पे जो है माई डेमो पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे मुझे फॉल्स आ जाता है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि 10 ऑब्वियसली 20 के बराबर नहीं है। तो अभी एग्जैक्टली डबल इक्वल टू के ऑपोजिट होगा नॉट इक्वल टू। तो अगर मुझे नॉट इक्वल टू करना है, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू सिंबल डालूंगा और यहाँ पे जो है मैं माई डेमो पे क्लिक करूंगा और अभी रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। ट्रू इसलिए है क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है। तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद आएंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड और हो गया। तो एंड जो है आपको ट्रू रिजल्ट तभी देगा जब दोनों आपके ऑपरेंड्स ट्रू हो, और रिजल्ट आपको ट्रू तब देगा जब आपका कोई भी ऑपरेंड ट्रू हो। तो यहां पे जो है मैं इन दोनों डबल्स को हटा देता हूं यहाँ पे, और मैं एक्चुअली दो बुलियन वैल्यूज क्रिएट करना चाहूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बूल a इज इक्वल टू ट्रू, और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा बूल b इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने दो बुलियन वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अभी हम सबसे पहले तो एंड ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। यहाँ पे मैं a एंड b लिखूंगा और अभी हम इसको रन करेंगे। तो a एंड b आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर आपको ट्रू तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो। यहाँ पे आपको क्या मिला है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स है। इसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा, a में जो है मैं फॉल्स कर देता हूं और b में जो है मैं ट्रू कर देता हूं यहाँ पे। अभी हम फिर से जो है माई डेमो पे रन करेंगे और अभी आपको फिर से फॉल्स मिलेगा क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स है। अभी मैं इसको चेंज करके फिर से जो है b में भी फॉल्स डाल दूंगा। तो a में फॉल्स है, b में फॉल्स है। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमें फिर से फॉल्स मिलेगा बिकॉज फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। अभी जो फाइनल केस है हमारा, तो a में जो है मैं ट्रू स्टोर करूंगा
और बी में भी जो है मैं ट्रू स्टोर करूंगा यहाँ पे ऐसे। तो ए और बी दोनों में मैंने ट्रू स्टोर किया है। अभी हम रन करेंगे, अभी आपको ट्रू मिलेगा बिकॉज ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद जो है मैं और ऑपरेटर के साथ काम करने वाला हूं। तो और मैंने आपको बताया है जब भी एक ऑपरेंड आपका ट्रू होगा तो आपको ट्रू ही मिलेगा। तो और ऑपरेटर जो है हम ये पाइप वाला सिंबल यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा ए और बी। तो ए में भी ट्रू है, बी में भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू क्या हुआ? ट्रू। अभी मैं इसको चेंज करूंगा। तो ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे ट्रू और फॉल्स हमें ट्रू मिलेगा। फिर से हम इसको चेंज करेंगे। ए में जो है मैं यहाँ पे फॉल्स स्टोर कर दूंगा, बी में जो है मैं यहाँ पे ट्रू स्टोर कर दूंगा। अभी ए और बी हम चेक करेंगे। तो अभी हम ए और बी चेक करेंगे, अभी हो जाएगा ट्रू फिर से। तो हमें फॉल्स तभी मिलेगा जब दोनों में फॉल्स है। ए में भी अभी मैंने फॉल्स स्टोर किया है, बी में भी मैंने फॉल्स स्टोर किया है। अभी ए और बी देख रहे हैं। अभी मैं इस चीज को रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो अभी आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से जो है हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी काम किया है। अभी हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ। तो हम रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में डील करते हैं जहां पे हमें एक कंडीशन के ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बारिश हो रही है तो आप जो है बाहर जाके खेल नहीं सकते। तो इफ इट इज रेनिंग इनसाइड, अगर बारिश हो रही है तो बस आपको घर पे बैठना पड़ेगा। एल्स मतलब अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक कंडीशन के ऊपर आप एक डिसीजन ले रहे हो। कंडीशन क्या है? क्या बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो आपको बस घर पे बैठना पड़ेगा। अगर वही बारिश नहीं हो रही है मतलब एल्स में जो है आप बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। हमारे पास इसी तरह जो है और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो मान लेते हैं आपका जो है एक मेन एग्जाम आ रहा है और उस मेन एग्जाम के लिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर मॉक टेस्ट में आपके 70 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको जो है आपके पेरेंट्स एक आइसक्रीम दिलाएंगे। अगर वही आपके मार्क्स जो है 70 से कम आएंगे तो आपको जो है और एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो इफ कंडीशन क्या है? इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, तो मार्क्स 70 से ज्यादा हुआ तो ये होगा सिचुएशन। अगर वही एल्स मतलब मार्क्स 70 से कम है तो सिचुएशन जो है ये होगा। तो यहाँ पे हम जो है कुछ रियल वर्ल्ड सिचुएशंस देख रहे हैं जहां पे कंडीशन के ऊपर हम एक डिसीजन ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को जो है हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तभी इफ को इंप्लीमेंट करेंगे हम विजुअल स्टूडियो में। तो मैंने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी जो है मैं यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल लूंगा। एक हो जाएगा इंट ए। तो इंटीजर ए में जो है मैं वैल्यू 10 स्टोर कर रहा हूँ। इसके बाद और एक वेरिएबल है मेरे पास बी, और बी में जो है मैं वैल्यू 20 स्टोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने दो वेरिएबल तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बट ये मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है इफ कंडीशन दूंगा और यहाँ पे मैं देख रहा हूं इफ ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे इफ के अंदर ये इफ का सिंटैक्स है आपका, तो आप आई एफ लिखोगे, फिर इसके बाद ब्रेसेस में आप कंडीशन दोगे। तो कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन बी मतलब 10 इज लेस देन 20। अगर ये ट्रू हुआ तो आप जो है यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे बस लिख दो console डॉट राइट लाइन इफ ए इज लेस देन बी। यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं ए इज लेस देन बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूं और रिजल्ट क्या आता है वो देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट आ गया है ए इज लेस देन बी। और ये रिजल्ट हमें इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे ए में जो है 10 स्टोर्ड है, बी में 20 स्टोर्ड है और 10 का वैल्यू जो है 20 से कम है। बट अगर वही मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं बी इज लेस देन ए। तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो जो है मुझे ये प्रिंट कराना है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। अभी मैं इसको रन करता हूं और देखते रिजल्ट क्या आएगा। अभी देख रहे कुछ भी नहीं है, हमें जो है कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिला नहीं है।
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो भी ये बॉडी के अंदर है हम उसको पूरी तरह से स्किप कर देंगे। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो जो भी इसके अंदर है हम उसको स्किप कर देंगे, अगर जो भी ट्रू हुआ तो जो है हम बॉडी के अंदर आके जो भी प्रेजेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्योंकि मुझे अगर कुछ प्रिंट कराना है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे स्किप तो नहीं कर सकता, तो अगर क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट कराना है उसके लिए जो है मेरे पास एल्स का ऑप्शन है। तो जो हमने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे, तो इफ दिस एल्स दैट, तो अगर इफ वाला फॉल्स हो गया तो एल्स में जो है मुझे कुछ प्रिंट कराना है। यहाँ पे जो है इफ में ये फॉल्स हो गया है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है इसलिए हम स्किप कर देंगे। तो एल्स में जो है मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूं, console डॉट राइट लाइन इनसाइड else I am printing b is greater। तो अभी इस चीज को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने जो है यहाँ पे माई डेमो पे क्लिक किया है और अभी जो है आप रिजल्ट में देखोगे इनसाइड एल्स आई एम प्रिंटिंग बी इज ग्रेटर। तो ये हमने प्रिंट किया क्योंकि भी इफ के अंडर था वो जो है पूरा हमने इग्नोर कर दिया, डायरेक्टली हम एल्स पे आ गए और जो भी एल्स के बॉडी के अंदर था वो हमने जो है प्रिंट यहाँ पे कर दिया। तो ये है बेसिक एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट का। अभी हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने बस 2 ही नंबर लिए हैं, अगर मुझे 2 नंबर नहीं, अगर मुझे 3 नंबर चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं एक तो इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी है और एक मैं यहाँ पे इंटीजर सी लेता हूं और इंटीजर सी में अगर मैं वैल्यू 30 स्टोर करूंगा, तो ए में जो है मैंने 10 स्टोर कर दिया है, बी में 20 स्टोर कर दिया है और सी में 30 स्टोर कर दिया है। तो अगर अभी मुझे जानना है कि इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स फिर से यूज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इफ वाला यूज करूंगा और कंडीशन यहाँ पे दूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर एंड, और मुझे क्या जानना है यहाँ पे, क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन सी। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूं, ए में जो वैल्यू है 10, क्या 10 20 से बड़ा है और क्या 10 30 से भी बड़ा है। अगर ये ट्रू हुआ तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं यहाँ पे console डॉट राइट लाइन, एक बार लिख देता हूं, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूं यहाँ पे a is the greatest। और अगर यही जो है फॉल्स हुआ तो मैं यहाँ पे else if यूज करूंगा और दूसरा कंडीशन दूंगा। अभी मैंने a का तो चेक कर दिया है, अभी मैं b का चेक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं दूंगा if b is greater than a and b is greater than c। तो इस तरह से जो है मैंने एंड ऑपरेटर यूज करके फिर से 2 कंडीशन यहाँ पे दे दिए। और अगर ये ट्रू हुआ, अभी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं console डॉट राइट लाइन b is the greatest। तो अगर ये फॉल्स हुआ तो मैं नीचे आऊंगा, नीचे मैं कंडीशन देखूंगा। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, इफ b is greater than a and b is greater than c, क्या 20 10 से बड़ा है और क्या 20 30 से बड़ा है। और ये ट्रू हुआ तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। अगर अभी ये दोनों फॉल्स हुए, पहला वाला इफ फॉल्स हुआ, अगर ये दूसरा वाला एल्स इफ भी फॉल्स हुआ, तो मैं फाइनली एल्स लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे अभी मैं कंडीशन में दूंगा console डॉट राइट लाइन ए और बी अगर ग्रेटेस्ट नहीं हुए तो हमारे पास बस एक ही बचा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा C इज द ग्रेटेस्ट। और अभी इस पे हम क्लिक करते हैं और रिजल्ट का वेट करेंगे अभी। तो अभी यहाँ पे प्रिंट हो गया है C इज द ग्रेटेस्ट। तो अभी इस कोड को फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले जो है हमने ये वाला कंडीशन चेक किया, क्या 10 20 से बड़ा है और क्या 10 30 से बड़ा है, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, इसलिए हमने ये पूरा इग्नोर कर दिया। फिर हम नीचे आए और नीचे हम क्या देख रहे हैं, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। तो b इज ग्रेटर देन a, 20 तो 10 से बड़ा है, ये ट्रू है। फिर हम ये देख रहे हैं b इज ग्रेटर देन c, क्या 20 30 से बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया है, इसलिए हम ये भी इग्नोर करेंगे। तो हम इन दोनों को जो है हमने इग्नोर कर दिया है और फाइनली हम एल्स पे आएंगे और हमने ये प्रिंट करा दिया है यहाँ पे C इज द ग्रेटेस्ट। मैं एक बार फिर से आपको रिजल्ट दिखा देता हूं और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट।
अभी हम सी शार्प में लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स का जो है हम रियल वर्ल्ड में समझते हैं होते क्या है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे जो है हमें कोई टास्क रिपीट करना होता है बार बार। तो यहाँ पे काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो मान लीजिए मुझे जो है एक बकेट को पूरी तरह पानी से भरना है। तो मेरे पास एक बकेट है और मेरे पास एक मग है छोटा सा, लेकिन मैं जो है इस बकेट में पानी डायरेक्टली भर नहीं सकता हूँ। मुझे बस इस मग से जो है इस बकेट में पानी भरना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है मग में पानी भरूंगा, उसको बकेट में डाल दूंगा और फिर देखूंगा क्या ये बकेट पूरी तरह भरा हुआ है या फिर नहीं। तो अगर नहीं भरा है फिर से जो है मग में पानी लूंगा, फिर से उसको बकेट में डाल दूंगा, फिर से चेक करूंगा क्या वो भरा है। अगर नहीं हुआ फिर से जो है ये प्रोसेस मैं ऐसे रिपीट करता रहूंगा जब तक मेरा बकेट पूरा पानी से भर नहीं जाता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर एक ही टास्क को जो है हम लूप में डाल रहे हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे पास और एक एग्जाम्पल है। तो आपके पास जो है कोई भी एक म्यूजिक का डिवाइस हो सकता है, एक MP3 प्लेयर या फिर आईपॉड या फिर आपके फोन में भी जो है आप गाने तो सुनते ही होंगे। तो ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे जो है आप एक गाने को लूप में लगाते हो या फिर एक ही गाने को बार बार रिपीट करते हो। तो यहाँ पे जो लूपिंग का सिस्टम है वो भी यही है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब तक आप जो है वो म्यूजिक प्लेयर को क्लोज नहीं कर देते तब तक जो है वही गाना रिपीट होता रहेगा। तो अगर हमें यही लूपिंग स्टेटमेंट्स को सी शार्प में इंप्लीमेंट करना है तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमें लूपिंग स्टेटमेंट में जो है हमारे पास एक्चुअली दो है, एक हो गया है व्हाइल लूप, दूसरा हो गया है फॉर लूप। तो हम दोनों लूप्स के साथ काम करने वाले हैं। तो मैं अभी विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूं एक बार। तो मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं व्हाइल लूप के साथ काम करना चाहता हूं। तो उसके लिए जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पे और वेरिएबल का नाम देता हूं आई। और आई में जो है इनिशियली मैंने वैल्यू दे दिया है 1 और इसके बाद मैं व्हाइल लूप स्टार्ट करूंगा और व्हाइल लूप में मैं कंडीशन देखूंगा व्हाइल आई इज लेस देन 5। तो मतलब जब तक जो है आई का वैल्यू 5 से कम है मुझे एक टास्क कोई रिपीट करना है। और वो टास्क क्या रहेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं console डॉट राइट लाइन। मैं यहाँ पे बस लिख देता हूं दिस इज स्पार्टा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है, तो आई का वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे आएंगे और मैं कंडीशन को चेक करूंगा। अगर 1 5 से छोटा है, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ, ये ट्रू हुआ। क्योंकि ये ट्रू है मैं एंटर करूंगा और मैं इस चीज को प्रिंट कर दूंगा। फिर इसके बाद प्रिंट करने के बाद जो है मुझे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई प्लस 1 लिख देता हूं। तो आई इज इक्वल टू 1 था तो ये ट्रू है, मैंने ये प्रिंट करा दिया। इसके बाद मैं आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं, आई प्लस 1, मतलब अभी आई का वैल्यू 2 हो गया है। अभी मैं देखूंगा फिर से, तो क्या 2 5 से छोटा है? हाँ, ये ट्रू है, फिर से मैं ये प्रिंट कर दूंगा। तो ये जो ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 6 नहीं हो जाता। तो जैसे ही आई का वैल्यू एक्चुअली 5 नहीं हो जाता, तो जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा हम यहाँ पे देखेंगे, जब कंडीशन देखेंगे इज 5 लेस देन 5। तो ये कंडीशन तो भाई फॉल्स हो गया। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है अब जो है आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। तो जब तक आई का वैल्यू 5 नहीं हो जाता तब तक जो है आप इस टास्क को रिपीट करते रहोगे। तो इसको अगर सिंटेक्स के द्वारा समझे, व्हाइल आई इज लेस देन 5, मतलब जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा है तब तक इस टास्क को रिपीट करते रहो। तो मैं इसी चीज को जो है अभी एग्जीक्यूट करता हूं और हम रिजल्ट को देखते हैं अभी। तो आप देख रहे हो दिस इज स्पार्टा जो है 4 बार प्रिंट किया है मैंने। ये 4 बार इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि आई जो है 1 2 3 4 तक जाएगा और जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है एक बेसिक व्हाइल लूप का एग्जाम्पल। इसके बाद जो है हम फॉर लूप के साथ भी काम करेंगे। तो मैं अभी इसको जो है यहां से हटा देता हूं और फॉर लूप को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लिख देता हूं, फिर यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, एक्चुअली आई इज लेस देन 10 कर देते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फिर से आई प्लस प्लस लिख देता हूं। तो इस तरह से जो है मैंने ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसके बाद इसमें console डॉट राइट लाइन लिखता हूं मैं और मुझे जो है क्या प्रिंट कराना है, मुझे
मान लेते हैं मुझे बस मेरा नाम प्रिंट कराना है बार बार, तो मैं जो है यहाँ पे भरणी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो पहला वाला देख रहे हो इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, ये है कंडीशन चेकिंग और ये है इंक्रीमेंटेशन। तो हम सबसे पहले आई का वैल्यू जो है 0 पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्या हम 0 को 10 से जो है छोटा है, क्या ये सही है? हाँ ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है मैं अंदर जाके इस वाले को प्रिंट करा दूंगा, फिर वापस आके जो है मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई का वैल्यू 1 हो गया। तो क्या 1 जो है 10 से छोटा है? हाँ ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है मैं वापस अभी जो है इस लूप को एंटर करूंगा और मैं वापस इसी चीज को प्रिंट करा दूंगा। तो ये जो है रिपीट होता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता। तो जैसे ही आई का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 हो जाएगा और मैं ये कंडीशन देखूंगा, क्या 10 से छोटा है? नहीं, ये फॉल्स है। और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा मैं इस फॉर लूप से जो है बाहर आ जाऊंगा। तो अभी माई डेमो को हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो भरणी जो है 10 टाइम्स यहाँ पे ऐसे प्रिंट हुआ है। तो एक्चुअली राइट लाइन है, तो यहाँ पे जो है मुझे हर एक वर्ड जो है यहाँ पे एक नए लाइन में आ रहा है। तो मुझे एक्चुअली एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं भरणी फिर स्पेस भरणी स्पेस ऐसे जो है इस चीज को प्रिंट कराऊंगा। अभी माई डेमो को चलाते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसी चीज को जो है मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे एक ही रो में प्रिंट करा दिया है। तो भरणी स्पेस भरणी ऐसे जो है ये पूरा प्रिंट होता आ रहा है। सी शार्प में कुछ पैटर्न प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास जो ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करना है ये हम समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक नेस्टेड फॉर लूप है। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। अभी हम इस चीज का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझेंगे। तो मैं जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कि यहाँ पे जो है मेरे पास 2 फॉर लूप है और दोनों फॉर लूप के लिए मेरे पास एक एक वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है आई, दूसरा वेरिएबल है जे। तो यहाँ पे मैं दोनों को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए यहाँ पे आई और जे। तो आप यहाँ पे आउटर फॉर लूप में देख रहे हो आई का इनिशियल वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैं आई इज इक्वल टू 0 सेट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जे का इनिशियल वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे मैं j इज इक्वल टू 0 भी सेट कर दूंगा। फिर इसके बाद आप यहाँ का जो है लॉजिक समझिए। तो i इज इक्वल टू 0, क्या 0 5 से छोटा है? हाँ 0 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन सही हो गया। अभी हम जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे j का इनिशियल वैल्यू 0 है। 0 यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? j इज लेस देन और इक्वल टू i। तो i भी 0 है, j भी 0 है। क्या 0 इज इट लेस देन और इक्वल टू 0? हाँ ये ट्रू हुआ। क्योंकि ये ट्रू हुआ अभी मैं इनर फॉर लूप भी एंटर करूंगा। इनर फॉर लूप एंटर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? एक स्टार जो है ऐसे प्रिंट कर रहा हूं, स्टार और स्पेस। इनर फॉर लूप एंटर कर लिया, स्टार यहाँ पे जो है ऐसे प्रिंट कर लिया। फिर ये प्रिंट करने के बाद वापस यहाँ पे जाऊंगा और j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अभी j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके j बन जाएगा 1। अभी j 1 होने के बाद जो है मैं वापस से कंडीशन चेक करूंगा। सो इज j लेस देन और इक्वल टू i? क्या j या तो i के बराबर है या फिर i से छोटा है? नहीं, j जो है i से बड़ा हो गया है। इसलिए अभी हम जो है इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। इनर लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे जो है आउटर लूप में हमारे पास एक न्यू लाइन है। तो हम न्यू लाइन जो है प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इनर लूप के थ्रू ये एक स्टार प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने जो है न्यू लाइन प्रिंट कर दिया। न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊंगा। अभी आउटर लूप में जो है मेरा i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। इनिशियली i का वैल्यू 0 था, 0 जो है इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। और क्या 1 5 से छोटा है? हाँ ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है मैं लूप एंटर करूंगा। लूप एंटर करने के बाद मेरा j जो है फिर से रीसेट हो जाएगा काउंटर और j 0 बन जाएगा। अभी j इज लेस देन और इक्वल टू i। क्या 0 1 से छोटा है? हाँ ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे एक स्टार प्रिंट करना है। स्टार और स्पेस जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे आऊंगा और j को इंक्रीमेंट करूंगा। j इंक्रीमेंट होके यहाँ पे क्या बन जाएगा? j बन जाएगा 1। j 1 बन गया। इसे कंडीशन चेकिंग करूंगा। क्या 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है? वेल 1 तो 1 के बराबर है ही। फिर से ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है अभी मैं इनर लूप एंटर करूंगा। इनर लूप एंटर करके जो है मैं यहाँ पे दूसरा वाला स्टार ऐसे प्रिंट करा दूंगा।
फिर इसके बाद वापस यहाँ पे जाऊंगा और अभी जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। अभी जब मैं जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा, जे बन जाएगा 2, और जे बन गया 2। मैंने जो है फिर से यहाँ पे कंडीशन चेकिंग की, क्या 2 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, मैं यहां से नीचे आ जाऊंगा अभी। और अभी क्या करना है मुझे? न्यू लाइन। तो मैंने 2 स्टार ऐसे प्रिंट कर दिए, फिर उसके बाद जो है मैं न्यू लाइन प्रिंट कराऊंगा। फिर वापस यहाँ पे आ जाओ और आई को इंक्रीमेंट करो। तो आई अभी क्या है? 1। 1 को इंक्रीमेंट करोगे बन जाएगा 2। क्या 2 5 से छोटे हैं? हाँ, 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए अभी ये कंडीशन ट्रू है और मैं इनर फॉर लूप यहाँ पे एंटर करूंगा। और इनर फॉर लूप में आप यहाँ पे देख रहे हो फिर से जो है मेरा जे वाला काउंटर रीसेट हो जाएगा, जे बन जाएगा 0। और ये कहाँ तक जाएगा? इज इक्वल टू और लेस देन आई। आई जो है 2 है और जे जो है 0 है, तो जे का रेंज क्या है? 0 से लेकर 2 तक। तो 0 1 और 2, ये कितने हुए? 3 हुए। तो यहाँ पे जो है मैं 3 स्टार प्रिंट करा दूंगा। 3 स्टार प्रिंट कराने के बाद मैं क्या करूंगा? एक जो है न्यू लाइन प्रिंट करूंगा, फिर वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। वापस यहाँ आने के बाद जो है मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, आई बन जाएगा 3। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये जो है फिर से ट्रू है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अभी जे का रेंज क्या है? जे जो है मेरा फिर से रीसेट हो जाएगा अभी 0 से लेकर 3। 0 से लेकर 3 मतलब 0 1 2 3। तो 4 आइटरेशंस। 4 आइटरेशंस में जो है मैं अभी 4 स्टार ऐसे प्रिंट करा दूंगा। 4 स्टार प्रिंट कराने के बाद फिर से जो है यहाँ पे जे का वैल्यू आई से बढ़ जाएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगा, मैं नीचे आ जाऊंगा। और नीचे मुझे क्या करना है? और एक न्यू लाइन ऐसे प्रिंट करना है। न्यू लाइन प्रिंट करा के फिर यहाँ पे आऊंगा और अभी आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके 4 बन जाएगा। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये ट्रू है, मैं फिर से एंटर करूंगा। अभी आई का वैल्यू 4 है, जे का वैल्यू 0 है, तो रेंज क्या है? 0 1 2 3 4। तो 5 आइटरेशंस। 5 आइटरेशंस में जो है मैं 5 ऐसे स्टार प्रिंट करा दूंगा। फिर ये भी खत्म। फिर वापस यहाँ पे जब आऊंगा, अभी जो है आई का वैल्यू यहाँ पे 5 बन जाएगा। और अब जो है मैं कंडीशन चेकिंग कर रहा हूं। तो इस आई लेस देन 5, क्या 5 से छोटा है? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, मैं जो है अभी आउटर फॉर लूप से भी बाहर आ जाऊंगा। तो ये जो है हमने लॉजिक समझ लिया। अभी इसी चीज को जो है हम विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे जो है सबसे पहले एक आउटर फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो है फॉर लिख देता हूँ, कैप्स लॉक हटा देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर होगा आई इज लेस देन 5। फिर मुझे आई प्लस प्लस लिखना है। ये जो है मैंने आउटर फॉर लूप यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया है। फिर इसके बाद मेरा इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप में क्या रहेगा? मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ जे, और जे का भी इनिशियल वैल्यू जो है 0 रहेगा। और जे का कंडीशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू आई। फिर इसके बाद क्या होगा? मुझे जे प्लस प्लस करना है, और यहाँ पे जो है मुझे इनर फॉर लूप में मुझे स्टार प्रिंट कराना है, और यहाँ पे मुझे console डॉट राइट लिखना है। क्योंकि स्टार प्रिंट कराना है, मैं जो है यहाँ पे एक स्टार का सिंबल बना देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मेरा स्टार प्रिंट कराने के लिए इनर फॉर लूप से हो रहा है। और आउटर फॉर लूप में मतलब हर एक रो के बाद जो है मुझे न्यू लाइन प्रिंट कराना है, और उस न्यू लाइन के लिए जो है मैं यहाँ पे console डॉट राइट लाइन लिख देता हूँ। और अभी इस चीज को जो है हम रन करेंगे और देखते हैं अभी रिजल्ट में क्या आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मैंने सक्सेसफुली ये पैटर्न प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर दिया है। पहले रो में 1 स्टार, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवे में 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बेसिकली 2 फॉर लूप लिए और इन दोनों फॉर लूप के साथ हमने जो है ये पैटर्न प्रॉब्लम एग्जीक्यूट कर लिया। हमारे पास अभी अगला पैटर्न प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है हम उल्टा प्रिंट करा रहे हैं। तो अभी जो है सबसे टॉप रो में हमारे पास 5 स्टार होंगे, और जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे हमारे नंबर ऑफ स्टार्स जो है डिक्रीज होते रहेंगे। तो इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलेंगे या फिर इन्वर्टेड पैटर्न बोलेंगे। तो इसका भी लॉजिक जो है हम समझेंगे। अभी यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने नेस्टेड फॉर लूप लिया है, और अभी इस नेस्टेड फॉर लूप को हम समझेंगे यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जो है फिर से ये टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, और मेरे पास 2 वेरिएबल है, आई और जे। तो आई में जो है मैं अभी वैल्यू स्टोर करूंगा। आई का इनिशियल वैल्यू क्या है? 4। जे का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो आई 4 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या देख रहा हूं? आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ, ये ट्रू है,
क्योंकि ये ट्रू है मैं आउटर फॉर लूप का जो है एंटर करूंगा। फिर यहाँ पे जो है मेरा j का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू 0 है और j यहाँ पे कंडीशन क्या है, j इज लेस देन और इक्वल टू i। क्या 0 4 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और एक स्टार प्रिंट कर दूंगा। स्टार प्रिंट करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाऊंगा और j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, j बन जाएगा 1। j बन गया 1, तो 1 क्या अभी फिर से 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है? हाँ, ये ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है वापस नीचे आ जाऊंगा और दूसरा स्टार प्रिंट कराऊंगा। दूसरा स्टार प्रिंट कराने के बाद वापस ऊपर जाऊंगा, वापस ऊपर जाके फिर से मेरा j इंक्रीमेंट होगा, j बन जाएगा 2। क्या 2 4 से छोटा है? हाँ, फिर से कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से हम नीचे आए और फिर से जो है एक और स्टार प्रिंट कर दिया, तो अभी हमने 3 स्टार प्रिंट कर दिया। फिर वापस गए, वापस जाने के बाद j का वैल्यू जो है 3 हो गया, j का वैल्यू 3। क्या 3 जो है 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है? हाँ, ये ट्रू है। फिर से हम नीचे आ जाएंगे और अभी चौथा स्टार प्रिंट करेंगे। चौथा स्टार प्रिंट करने के बाद वापस यहाँ पे और फिर से जो है j का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, वापस j का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, अभी j बन गया 4। क्या 4 के बराबर है? हाँ, ये ट्रू हुआ। क्योंकि ये ट्रू हुआ वापस नीचे आओगे और एक स्टार प्रिंट करोगे, तो अभी हमने जो है 5 स्टार ऐसे फर्स्ट रो में प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद वापस ऊपर जाके जो है आप क्या करोगे, j का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे, j बन जाएगा 5। इस बार जब आप कंडीशन देखोगे j इज लेस देन और इक्वल टू i, क्या 5 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है? नहीं, ये फॉल्स हो गया है। क्योंकि ये फॉल्स है अभी जो है आप इनर लूप से बाहर आ जाओगे और मैं यहाँ पे आऊंगा, और तो मैंने 5 स्टार प्रिंट करने के बाद जो है मुझे न्यू लाइन प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा, फिर वापस यहाँ पे आऊंगा और अभी i को जो है मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं। तो i का वैल्यू 4 है, i को डिक्रीज करके i को जो है मैं अभी 3 बना दूंगा और मैंने एंटर किया यहाँ पे, और फिर से जो है मेरा j का काउंटर रीसेट हो जाएगा, j बन जाएगा यहाँ पे 0। तो अभी मेरा j का रेंज क्या रहेगा यहाँ पे, 0 से लेकर 3, तो 0 1 2 3, तो मतलब कितने हुए, 4 आइट्रेशन, और इन 4 आइट्रेशंस में जो है मैं 4 स्टार प्रिंट करूंगा। फिर न्यू लाइन प्रिंट करके वापस यहाँ पे आ जाओ और i को जो है फिर से डिक्रीज कर दो, i बन जाएगा 2। क्या 2 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है? हाँ, फिर से ये ट्रू है, इसलिए जो है आप अंदर आ जाओ और अभी जो है j फिर से रीसेट हो जाएगा। अभी j का रेंज क्या है, 0 से 2, 0 से 2 मतलब 0 1 और 2, रेंज क्या है 3, तो 3 स्टार प्रिंट करोगे और वापस जो है ऐसे करोगे, तो ये जो है ऐसे चलता रहेगा और आप जो है पूरा इस कोड के साथ जो है ये वाला पैटर्न ऐसे प्रिंट करोगे। तो अभी इसी चीज को जो है मैं फिर से अभी विजुअल स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करूंगा। फिर से यहाँ पे आउटर फॉर लूप सेट कर लेता हूँ, पर int i is equal to 0, i is less than, यहाँ पे एक्चुअली i का वैल्यू जो है यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और मैं i को जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे i is greater than और equal to 0, और i एक्चुअली 4 है यहाँ पे। फिर मुझे i को डिक्रीज करना है, तो मैं जो है यहाँ पे i माइनस माइनस लिख दूंगा। फिर इसके बाद ये मेरा आउटर फॉर लूप है, मुझे इनर फॉर लूप लिखना पड़ेगा। इनर फॉर लूप के लिए फिर से यहाँ पे फॉर int j is equal to 0, j is less than और equal to i हो जाएगा, फिर हम j प्लस प्लस करेंगे। ये दोनों हो गए मेरे, ये आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप जो है हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है अभी ये पैटर्न प्रिंट कराना है। पैटर्न प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट राइट लाइन, मुझे एक्चुअली बस console डॉट राइट लिखना है और मुझे क्या प्रिंट कराना है, एक स्टार प्रिंट कराना है ऐसे। तो ये जो है मैं स्टार्स प्रिंट करा रहा हूँ हर एक रो में। फिर इसके बाद जो है मुझे न्यू लाइन प्रिंट कराना है, तो मैं console डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, तो हर एक रो के बाद जो है मेरा न्यू लाइन प्रिंट होगा। तो ये है मेरा पूरा कोड ये पैटर्न प्रिंट कराने का। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो है सक्सेसफुली ये पैटर्न प्रॉब्लम प्रिंट करा दिया है। तो पहले रो में जो है 5 स्टार है और आखिरी जो है बस एक ही स्टार प्रेजेंट है। अभी हम अरेज के साथ काम करेंगे। तो अभी तक जो है हमने वेरिएबल्स के साथ काम किया, और वेरिएबल्स में हमने देखा कि एक टाइम पे जो है हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें जो है मल्टीपल वैल्यूज एक ही साथ स्टोर करना है तो हम ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे जो है मुझे बहुत सारे वैल्यूज एक ही टाइम पे स्टोर करने होंगे।
तो ऐसे सिचुएशंस में जो है हम एरेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरे का एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए मुझे ए से लेकर जी तक जो है एक ही स्टोरेज एंटिटी में मुझे स्टोर करना है, या फिर एक जो है कंटेनर टाइप का रहेगा, मुझे उस कंटेनर वाले में स्टोर करना है। तो मैं एक अरे यूज कर सकता हूं, और ये जो है मैंने कैरेक्टर अरे क्रिएट किया है। तो इसमें जो है 0th इंडेक्स पे ए स्टोर किया है, 1 इंडेक्स पे जो है बी स्टोर किया है। इस तरह से जो है इंडेक्स नंबर 6 तक जो है मैंने इन कैरेक्टर्स को स्टोर किया है। और जब भी हम सी शार्प में अरे की बात करते हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है, राइट। इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा। तो बस इसी चीज को जो है आप ध्यान में रखिए। तो अभी हम वापस विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, और यहाँ पे जो है हम अभी अरे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं अभी इसको हटा देता हूं यहां से, और मुझे एक अरे क्रिएट करना है। तो अरे का सिंटेक्स समझते हैं। तो अरे अगर मुझे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर अरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे इंट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे जो है पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। फिर इसके बाद अरे का नाम दूंगा मैं, और इसके बाद जो है मैं कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। तो अगर ये जो है मेरा नॉर्मल वेरिएबल होता, तो मैं जो है इसको नहीं देता, यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं देता, और बस a इज इक्वल टू, और मैं बस एक ही वैल्यू देता। और क्योंकि मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने ये पेरेंथेसिस देखे। ये पेरेंथेसिस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ, और अरे का डेटा टाइप क्या है, ये एक इंटीजर अरे है। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का अरे क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए जो है इसमें मैं इंटीजर्स ही स्टोर कर सकता हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग्स या बुलियन वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तो ये मैंने यहाँ पे जो है अरे को क्रिएट कर लिया है। अभी मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करा के दिखता हूँ आपको। तो मैं जो है यहाँ पे console.writeLine लिख देता हूँ, और इसमें मैं ए को डाल देता हूँ, और अभी इसको हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट में जो है हमें बस system.int32 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है बस एक अरे क्रिएट किया है यहाँ पे, लेकिन अरे के वैल्यूज तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो इन 5 एलिमेंट को एक साथ प्रिंट कराने के लिए मुझे अभी एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप जो है ऐसे क्रिएट कर लेता हूं। फिर इसमें लिखूंगा int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus। तो इस तरह से जो है मैंने ये फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और मुझे ये जो भी वैल्यूज है उनको प्रिंट कराना है। तो इन सभी वैल्यूज को अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे जो है console.writeLine लिख देता हूं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा a of I। अभी इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। इनिशियली i का वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 5 से छोटा है? हाँ। तो हम यहाँ पे आएंगे, और इनिशियली जो है मैं a of 0 प्रिंट करा रहा हूँ। a of 0, तो 0th इंडेक्स में क्या प्रेजेंट है, 1। तो मैं इसको 1 को प्रिंट करा दूंगा। फिर वापस यहाँ पे आऊंगा, i को इंक्रीमेंट कर दूंगा। i का वैल्यू हो जाएगा अभी 1। तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है, 2। तो मैं यहाँ पे आके a of 1, तो a of 1 पे जो है ये वाला वैल्यू प्रेजेंट है, उसको प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरह से जो है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे i का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो क्या 5 से छोटा है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, और मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। इस फॉर लूप से जो है मैं a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4 और a of 5 में जो है वैल्यूज ऐसे स्टोर करा रहा हूं। तो अभी मैं इस चीज को रन करता हूं, और आपको जो है इस एरे का रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो अभी जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख गया, 1 से लेकर 5 तक हमें ये सब एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। तो ये सब जो है मुझे अलग अलग लाइन में मिले हैं। तो मुझे ये सब अगर एक ही जो है रो में चाहिए, तो मैं लाइन को हटा देता हूं। बस यहाँ पे console.write रहेगा, और इसके बाद जो है मुझे स्पेस चाहिए। तो एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराने के बाद जो है मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ ऐसे, और अभी हम इसको फिर से रन करा देंगे। तो आप देख रहे हो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, ये हमने अच्छे से जो है यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे तो हमने जो है वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया है, और मुझे यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज पहले से ही पता है, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे मुझे वैल्यूज जो है पहले से पता नहीं होते। तब जो है मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस अपने अरे को जो है डिक्लेयर कर दूंगा एक फिक्स साइज के साथ।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा int a इज इक्वल टू, यहाँ पे a लिख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे मैं साइज दे देता हूं 3। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं a नाम का जो है एक इंटीजर अरे क्रिएट कर रहा हूं, या फिर इसको नाम को चेंज कर लेता हूं, मैं z नाम का जो है एक इंटीजर अरे क्रिएट कर रहा हूं और इसका साइज है 3। मतलब इसमें जो है मैं 3 एलिमेंट को स्टोर कर सकता हूं। और वो एलिमेंट्स क्या रहेंगे, उसके लिए जो है मैं और एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं m, और m में जो है मैं 10 स्टोर कर देता हूं ऐसे। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी एक फॉर लूप ऐड करता हूं यहाँ पे, और int I is equal to 0, I is less than n, n नहीं, इसको जो है हम 3 कर देते हैं, I is less than, यहाँ पे मुझे I लिखना पड़ेगा और I is less than 3 हो जाएगा। इसके बाद मैं I प्लस प्लस करा दूंगा यहाँ पे, और इस फॉर लूप के अंदर जो है मुझे प्रिंट कराना है, अभी इन एक्चुअली मुझे वैल्यूज को लोड करना है। तो वैल्यूज को लोड करना है तो इस अरे का नाम है z, तो z ऑफ I इज इक्वल टू, मुझे m स्टोर करना है, और फिर एक वैल्यू स्टोर करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू m प्लस 10। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियली m का वैल्यू है 10, और यहाँ पे इस लूप में इनिशियली I का वैल्यू है 0। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो z ऑफ 0 में 10 स्टोर कर रहा हूं। फिर उसके बाद m का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, m बन गया 20। फिर ये भी इंक्रीमेंट हो गया, I बन गया 1। फिर z ऑफ 1 पे जो है मैं 20 स्टोर कर रहा हूं। फिर m इंक्रीमेंट हो गया, m बन गया 30, और I भी इंक्रीमेंट हो गया, I बन गया 2। तो जो है यहाँ पे मैं z ऑफ 2 में जो है 30 स्टोर कर रहा हूं। फिर से यहाँ पे m इंक्रीमेंट हो जाएगा, m बन जाएगा 40, और I भी इंक्रीमेंट होके I बन जाएगा 3। तो जब हम यहाँ पे कंडीशन चेकिंग करेंगे, इफ 3 इज लेस देन 3, वो फॉल्स हो जाएगा और हम इस लूप से जो है बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने वैल्यूज 10, 20 और 30 इस अरे में स्टोर किए हैं। फिर इसके बाद ये मैंने वैल्यूज तो स्टोर किए हैं, अभी वैल्यूज को प्रिंट भी कराने होंगे। वैल्यूज अगर मुझे प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे और एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ for int I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus, और इसके अंदर जो है मुझे बस वैल्यूज को प्रिंट कराने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट राइट लाइन, और मुझे यहाँ पे z है इसका नाम, तो z ऑफ I को जो है मुझे बस यहाँ पे प्रिंट कराना होगा, और यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो जो है यहाँ पे मैंने इस तरह से इस एरे में 10, 20 और 30 स्टोर कर दिया है, और उन वैल्यूज को जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया है। हमने जो है अभी अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है और अरे को प्रिंट कैसे करना है ये देखा। अभी हम अरे के ऊपर जो है थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है 2 अरे बनाऊंगा, और उन दोनों अरेज में जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करूंगा मैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगा, एक अरे यहाँ पे int a करके जो है एक अरे ऐसे क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे जो है इज इक्वल टू न्यू int, और इसका साइज जो है मैं यहाँ पे 5 दे देता हूं। फिर इसके बाद इसी तरह से जो है मेरे पास और एक अरे होगा, इसका नाम है b, int b इज इक्वल टू न्यू int लिख देता हूं, और इसका भी साइज जो है मैं 5 सेट कर देता हूं। 2 अरेज को जो है मैंने डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करने के बाद मुझे जो है इनमें वैल्यूज पास करने होंगे। तो अगर वैल्यूज पास करने हैं मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे a और b के लिए जो है मैं 2 और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे उसको int x और y मान के चलते हैं। तो int x में जो है मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे int y में जो है मैं मान लेते हैं 5 स्टोर कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये दोनों भी सेट कर लिया है। इसके बाद मैं सबसे पहले ये अरे a में वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, for int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus। तो इस तरह से मैंने ये लूप क्रिएट कर लिया है। फिर मुझे वैल्यूज असाइन करने हैं। तो वैल्यूज असाइन करने हैं तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा a of I is equal to x। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है, a of 0 में मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से जो है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे बस x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
तो a ऑफ 0 पे 10 है, a ऑफ 1 पे 11 है, a ऑफ 2 पे जो है 12 है। तो इस तरह से जो है मैं वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहा हूं और स्टोर कर रहा हूं मेरे अरे a में। इसके बाद जो है मैं अरे b में भी ऐसे ही जो है वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं और एक फॉर लूप जो है ऐसे क्रिएट कर लेता हूं। फॉर इंट, यहाँ पे हम j ले लेते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस, और यहाँ पे अरे का नाम है b। तो यहाँ पे जो है मैं b ऑफ j इज इक्वल टू y डाल देता हूं, और यहाँ पे y इज इक्वल टू y प्लस 1 कर देता है। तो यहाँ पे जो है इनिशियली j का वैल्यू 0 है, तो b ऑफ 0 में हम 5 स्टोर करेंगे, b ऑफ 1 में 6, b ऑफ 2 में 7, b ऑफ 3 में 8। तो इस तरह से जो है हम अरे b के वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अरे a और अरे b को जो है इनिशियलाइज कर दिया है। तो अभी जो है मैं और एक अरे ऐसे क्रिएट करूंगा, अभी मैं और एक अरे क्रिएट करूंगा जो कि होगा अरे c, और यहाँ पे जो है मैं न्यू इंट 5 सेट कर दूंगा। इस तरह से जो है मैंने और एक अरे क्रिएट किया, और इसमें जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज जो है ये a और b के जो आप सम करोगे इंडिविजुअल वैल्यूज, वो वैल्यूज जो है मैं c में स्टोर करूंगा। मतलब 10 प्लस 5 जो है c के 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, 11 प्लस 6 जो है c के 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, 12 प्लस 7 जो है c के 2 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इंडिसेस को जो है ऐड करके C में स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, मुझे और एक जो है यहाँ पे फॉर लूप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फॉर लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे k लेता हूँ, फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, फिर k इज लेस देन 5 क्योंकि इसका भी साइज 5 है, और यहाँ पे मैं k प्लस प्लस लिख दूंगा। तो ये जो है मेरा फॉर लूप यहाँ पे सेट हो गया है। फॉर लूप सेट होने के बाद मुझे वैल्यूज को स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, c ऑफ k इज इक्वल टू a ऑफ k प्लस b ऑफ k हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि c ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस b ऑफ 0, फिर c ऑफ 1 इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस b ऑफ 1, c ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 2 प्लस b ऑफ 2। तो इस तरह से जो है हम सभी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं c में। अभी मैं इन तीनों अरेज को प्रिंट करा देता हूं। तो यहाँ पे मैं console डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूं वैल्यूज इन अरे a, और इसके बाद जो है मैं और एक एक्चुअली यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर देता हूं, console डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे जो अरे ए के वैल्यूज है उनको प्रिंट करा दूंगा। तो उनको प्रिंट कराने के लिए मुझे फिर से जो है एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा i इज लेस देन 5, और यहाँ पे मैं i प्लस प्लस करा दूंगा, और मुझे क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, console डॉट राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूं a ऑफ i, और इसके बाद मैं स्पेस भी दे देता हूं एक एक एलिमेंट के बाद। इस तरह से जो है मैं अरे a के वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूं। इसी तरह से जो है मुझे अरे b के भी वैल्यूज प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और यहाँ पे जो है इसको चेंज करके वैल्यूज इन अरे b कर दूंगा। और वैल्यूज इन अरे b को मुझे प्रिंट कराने के लिए जो है फिर से मैं यहाँ पे फॉर लूप लूंगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा j इज लेस देन 5, फिर से जो है मैं यहाँ पे j प्लस प्लस कर दूंगा, और इसके बाद जो है मुझे अभी वैल्यूज को प्रिंट कराने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं console डॉट राइट लाइन, और console डॉट राइट लिखते हैं एक्चुअली। console डॉट राइट लिखने के बाद मुझे अभी b वाले अरे को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं b ऑफ j लिख देता हूं, फिर प्लस, और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो भी अरे b वाले वैल्यूज है उनको हमने प्रिंट करा दिया। इसके बाद अरे c में जो भी वैल्यूज है उनको मुझे प्रिंट कराना है।
तो मैं इस चीज को जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वैल्यूज इन अरे सी हो जाएगा। और इसके बाद जो है मुझे फिर से एक फॉर लूप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फिर से जो है फॉर यहाँ पे इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 5, k प्लस प्लस लिखूंगा। इसके बाद जो है मुझे वैल्यूज को प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, console डॉट राइट, और यहाँ पे c ऑफ i को मुझे प्रिंट कराना है। तो c ऑफ i, उसके बाद जो है मेरा ये एक्चुअली c ऑफ k होगा क्योंकि मैंने इस लूप में जो है k को लिया है और एक स्पेस दे दिया है। तो इस तरह से जो है मैंने अरे a, अरे b और अरे c के वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूं। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम रिजल्ट को देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 प्लस 5 हो गया है 15, 6 प्लस 11 हो गया है 17, 7 प्लस 12 हो गया है 19, 8 प्लस 13 हो गया है 21 और फाइनली 9 प्लस 14 हो गया है यहाँ पे 23। तो इस तरह से जो है मैं अरे ए और अरे बी के इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करके उनको अरे सी में स्टोर कर रहा हूँ। हमने जो है अभी सिंगल डिमेंशनल अरेज के साथ काम किया है, अभी हम आगे बढ़ते हुए 2 डिमेंशनल अरेज के साथ काम करेंगे। तो 2 डिमेंशनल अरेज में जो है हमारे पास रोस और कॉलम दोनों होते हैं। तो रोस और कॉलम, मैं को एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। फिर से जो है मैं एक इंटीजर अरे क्रिएट करना चाहता हूँ, बट अभी जो है ये थोड़ा सा अलग होगा। तो इंट, उसके बाद पेरेंथेसिस दिया है, पेरेंथेसिस देने के बाद जो है मैं यहाँ पे कमा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब है मेरे पास रोस और कॉलम दोनों होंगे। फिर इसके बाद फिर से मैं अरे का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे ये हो जाएगा न्यू इंट, और यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ। मुझे जो है इस अरे में 3 रो और 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने एक इंटीजर अरे क्रिएट किया है, यहाँ पे एक्चुअली डिक्लेयर किया है, और इस अरे का नाम है a और इसका साइज सेट किया है मैंने 3,3। इसका मतलब है इस अरे में जो है 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो इसको मैंने अभी ऐसे सेट कर दिया। अब इसमें वैल्यूज को डालने पड़ेंगे। तो अभी इसमें वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो मुझे अभी नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। नेस्टेड फॉर लूप मतलब मुझे फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं आउटर फॉर लूप क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन जो है मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, फिर i प्लस प्लस लिख दूंगा। ये मेरा आउटर फॉर लूप हो गया है। इसके बाद जो है मैं इनर फॉर लूप लिखूंगा। यहाँ पे इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो है ये मेरा आउटर फॉर लूप है, ये मेरा इनर फॉर लूप है। अभी मुझे वैल्यूज को स्टोर करने हैं। वैल्यूज को स्टोर करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और जो है वेरिएबल ले लेता हूँ n, और n में जो है मैं 1 स्टोर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं a ऑफ i कमा j इज इक्वल टू n सेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस 1 लिख दूंगा। अभी इसको हम समझते हैं। तो इनिशियली जो है i का वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे j का भी वैल्यू 0 है और 0 जो है 3 से छोटा है, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे i और j दोनों 0 है, मतलब a 0 0। तो a 0 0 पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 1। फिर n को इंक्रीमेंट कर दिया, n हो गया है 2। तो वापस यहाँ पे आऊंगा मैं, अभी j को इंक्रीमेंट करूंगा, j हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे फिर a01 पे जो है मैं 2 को स्टोर करूंगा। फिर n इंक्रीमेंट हो गया, n बन गया 3। फिर यहाँ पे आऊंगा, j भी इंक्रीमेंट होगा, j हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे होगा a02, और a02 पे जो है मैं वैल्यू 3 को स्टोर कर रहा हूँ। फिर वापस यहाँ पे आने के बाद जो है मेरा जब j इंक्रीमेंट होगा, j हो जाएगा 3। क्या 3 से छोटा है? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, अभी मैं इस इनर फॉर लूप को एग्जिट करके आउटर फॉर लूप पे आऊंगा। और अभी आउटर फॉर लूप में जो है i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और बन जाएगा 1। क्या 1 3 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये ट्रू है। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे j जो है फिर से मेरा रीसेट हो जाएगा, j 0 से स्टार्ट होगा। क्या 0 3 से छोटा है? हाँ। अभी यहाँ पे जो है मेरा i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 0 है, तो अभी मैं a10 पे जो है 4 स्टोर करूंगा। इसी तरह से मैं फिर a11 पे 5 स्टोर करूंगा, a12 पे मैं 6 स्टोर करूंगा। फिर ये खत्म हो जाएगा, वापस आऊंगा, फिर i का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके मैं a20 पे जो है मैं अभी 7 स्टोर करूंगा, a21 पे 8 स्टोर करूंगा और a22 पे जो है 9 स्टोर करूंगा। इसके बाद फाइनली यहाँ पे आके i का वैल्यू जब 3 हो जाएगा,
मैं आउटर फॉर लूप से भी एग्जिट कर लूंगा। तो इस तरह से जो है मैं फर्स्ट रो में 1 2 3 स्टोर कर रहा हूँ, सेकेंड रो में 4 5 6 स्टोर कर रहा हूँ और थर्ड रो में जो है 7 8 9 स्टोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। अभी मुझे वैल्यूज को प्रिंट भी करने होंगे। तो वैल्यूज को प्रिंट करने हैं तो मुझे और एक जो है यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर से मैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 कर देता हूं और यहाँ पे i प्लस प्लस। ये मेरा आउटर फॉर लूप हो गया है। फिर इसके बाद जो है मुझे इनर फॉर लूप सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, फिर j इज लेस देन 3 और j प्लस प्लस। तो ये मेरा आउटर फॉर लूप हो गया है, ये मेरा इनर फॉर लूप हो गया है और इसमें जो है मुझे वैल्यूज को भी प्रिंट कराने हैं। तो मुझे जो है रो वाइज प्रिंट कराने हैं ये। तो मैं क्या लिखूंगा, console डॉट राइट और मुझे a ऑफ i कमा j को प्रिंट कराना है और हर एक वैल्यू के बाद जो है मुझे स्पेस देना है यहाँ पे। और मुझे ये पता है कि मेरा जो इनर फॉर लूप है 3 बार चलेगा और ये 3 बार जो है हर एक रो के लिए चलेगा। तो जैसे ही मेरा इनर फॉर लूप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरा एक रो एंड हो गया है। तो मेरा एक रो एंड होने के बाद जो है मुझे एक न्यू लाइन देना है। तो यहाँ पे मैं console डॉट राइट लाइन यूज कर लेता हूं और यहाँ पे जो है बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा। तो हर एक रो के बाद जो है मेरा न्यू लाइन भी प्रिंट होगा। अभी हम इसको रन करेंगे और हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली जो है एक 2 डिमेंशनल अरे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज है। फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में 4 5 6 और थर्ड रो में है 7 8 9। अभी हम जो है 2 डिमेंशनल अरे के साथ भी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो हमने बस एक ही अरे क्रिएट किया है यहाँ पे। अभी मैं जो है 2 और अरे क्रिएट करूंगा। तो अरे बी होगा, अरे बी में भी जो है मैं ऐसी वैल्यू स्टोर करूंगा और अरे सी में जो है जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज होंगे ए और बी के उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा 2 डिमेंशनल अरे है बी, इसको मैं कमा दे देता हूं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूं बी और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इंट 3, 3। ये मेरा अरे बी हो गया है। फिर इसके बाद जो है मुझे अरे सी की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं कमा दे दूंगा सी इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं 3, 3 दे देता हूँ। इस तरह से जो है मैंने अरे ए, अरे बी और अरे सी को जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो अरे ए में तो वैल्यू स्टोर्ड है, अरे बी और अरे सी में जो है मुझे वैल्यूज अभी प्रिंट कराने पड़ेंगे। और अभी जो है हर एक के बाद मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए कौन से अरे के वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, मैं अरे ए के वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूं। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूं console डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं वैल्यूज ऑफ अरे ए और इसके बाद जो है एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। तो मैं यहाँ पे console डॉट राइट लाइन भी लिख देता हूं और अभी मैं इसको रन करके देखता हूं क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज ऑफ अरे और ये सब होगा। अभी जो है मुझे अरे बी में वैल्यूज ऐसे ही स्टोर करने हैं। तो अरे बी में अगर जो है मुझे वैल्यू स्टोर करने हैं तो मेरा जो है ये फॉर लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद मैं जो है और एक नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, एक्चुअली यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। फिर इसके बाद मैं जो है वापस i प्लस प्लस करूंगा। तो ये जो है मेरा फॉर लूप हो गया है। फिर फॉर लूप के बाद जो है मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अभी जो है और एक फॉर लूप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, फिर j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो ये जो है मेरा यहाँ पे भी हो गया है और इसमें जो है मुझे वैल्यू स्टोर करने हैं। अभी इसमें वैल्यू स्टोर करने हैं तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ m और m में जो है मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूंगा 10 और मैं इसको नीचे कर लेता हूं। यहाँ पे इसमें जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा अरे है b, तो b ऑफ i कमा j इज इक्वल टू m कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू m प्लस 10। तो इस तरह से जो है मैं
ये अरे बी में वैल्यू स्टोर कर रहा हूं और अरे बी में जो भी वैल्यू स्टोर होंगे उनको भी जो है हम यहाँ पे अभी प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी console डॉट राइट लाइन वैल्यूज इन अरे बी, और यहाँ पे जो है मुझे इसके बाद और एक न्यू लाइन देना पड़ेगा, console डॉट राइट लाइन दे देते हैं हम यहाँ पे, और इसके बाद भी जो है मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐसे दे देता हूँ। फिर मुझे जो है जो भी अरे बी के वैल्यूज है उनको प्रिंट कराने हैं। तो अरे बी के वैल्यूज अगर मुझे प्रिंट कराने हैं तो मुझे वापस जो है एक नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक नेस्टेड फॉर लूप प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर int I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus। तो ये जो है मेरा आउटर फॉर लूप यहाँ पे हो गया है। इसके बाद जो है मुझे इनर फॉर लूप सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे int j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus, और अभी जो है मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो अभी प्रिंट कराना है तो मुझे जो है यहाँ पे console डॉट राइट यूज करूंगा और मुझे रो वाइज प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं जो है फिलहाल के लिए b ऑफ i कमा j लिख देता हूं और हर एक वैल्यू के बाद जो है मुझे यहाँ पे स्पेस देना है। फिर हर एक रो के बाद जो है मुझे न्यू लाइन प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं console डॉट राइट लाइन, और इस तरह से जो है हम अरे बी के भी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं अभी रिजल्ट में क्या मिलता है हमें। तो इस तरह से जो है हमने वैल्यूज ऑफ अरे ए प्रिंट करा दिए और वैल्यूज ऑफ अरे बी भी जो है प्रिंट करा दिया। अभी मुझे ये दोनों जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उनको ऐड करना है, मतलब 10 + 1, 20 + 2, 30 + 3, इस तरह से जो है इन इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड कराना है। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी ये अरे सी तो बना लिया है, उसके लिए जो है अभी मैं वैल्यूज असाइन करूंगा। तो यहाँ पे जो है ये मैंने वैल्यूज प्रिंट करा दिया, फॉर लूप एंड हो गया। तो अभी हम और एक जो है यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर फिर से हो जाएगा यहाँ पे i is equal to 0, i is less than 3, i plus plus। ये मेरा आउटर फॉर लूप यहाँ पे सेट हो गया है। इसके अंदर जो है मुझे इनर फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो इनर फॉर लूप के लिए जो है मैं यहाँ पे int j is equal to 0, j is less than 3 हो जाएगा, फिर होगा j plus plus। ये मेरा आउटर फॉर लूप है, ये मेरा इनर फॉर लूप है। फिर अंदर जो है मुझे क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज को अभी ऐड करना है। तो यहाँ पे c ऑफ i कमा j इज इक्वल टू यहाँ पे होगा a ऑफ i कमा j प्लस ऑफ b ऑफ i कमा j। तो इस तरह से जो है मैं a और b के इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करके उनको मैं c में स्टोर कर रहा हूं। फिर मैंने स्टोर तो कर दिया, अभी जो है मुझे वैल्यूज को प्रिंट कराने होंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से जो है console डॉट राइट लाइन लिख देता हूं। यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है मैं लिखना चाहूंगा वैल्यूज इन अरे सी, और मैं फिर से जो है यहाँ पे और एक न्यू लाइन दे देता हूं और मुझे जो भी वैल्यूज है अभी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है फिर से एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। फॉर int i is equal to 0, i is less than 3, i plus plus, और इसके अंदर जो है मुझे और एक नेस्टेड फॉर लूप ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। int j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus। तो आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, फिर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं console डॉट राइट, और यहाँ पे मुझे c ऑफ i कमा j, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। यहाँ पे मुझे कमा देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे j देना पड़ेगा, और हर एक वैल्यू के बाद जो है मुझे स्पेस देना है। हर एक रो के बाद जो है मुझे न्यू लाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं console डॉट राइट लाइन लिख देता हूं, और ये जो है हर एक रो के बाद मैंने न्यू लाइन भी प्रिंट करा दिया। इसके बाद अभी हम इसको रन करेंगे और अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो अभी आप देख रहे हो वैल्यूज इन अरे सी। तो 10 + 1 हो गया है 11, 20 + 2 22, 30 + 3 33।
तो इस तरह से जो है हम सभी वैल्यूज को एक एक ऐसे इंक्रीमेंट करके उनको सी में स्टोर कर रहे हैं। अभी हम सी शार्प में जो है मेथड्स के साथ काम करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो अभी तो हमने जो है बहुत सारे सिंपल वाले प्रोग्राम्स देखे हैं, बट जब भी आप एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो आपका जो है प्रोग्राम या फिर कोड बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसमें शायद से हजारों या फिर लाखों लाइंस ऑफ कोड होंगे। तो ऐसे में जो है हर एक चीज का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो हम मेथड्स के साथ जो है अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना सकते हैं। मॉड्यूलर मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम लिखना है, तो अगर मैं जो है ऐसे टॉप टू बॉटम ऐसे अगर हर एक फंक्शनैलिटी का कोड लिखूं, तो ऐड का जो है कोड लिख रहा हूं, उसके नीचे सब्ट्रैक्शन का जो है मैं कोड लिख रहा हूं, उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का कोड और उसके नीचे जो डिवीजन का कोड। तो ऐसे में जो है ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है 4 मेथड या फिर 4 जो है फंक्शन बना सकता हूं और उन फंक्शंस को नाम दे दूंगा मैं। तो एक मेथड का नाम जो है एडिशन दे दूंगा, दूसरे मेथड का नाम सब्ट्रैक्शन, तीसरे मेथड का नाम मल्टीप्लिकेशन और चौथे मेथड का नाम डिवीजन। तो मेरे पूरे प्रोग्राम में अभी जहां पे भी मुझे एडिशन की जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्टली इस मेथड को बुला लूंगा। फिर से मुझे जहां पे भी सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको बुला लूंगा। इसी तरह से जहां पे भी मुझे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, मैं इनमें से जो है किसी ना किसी चीज को बुला लूंगा। तो इस तरह से जो है हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना सकते हैं मेथड्स के साथ। तो अभी हम मेथड्स को विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये मेरा मेन फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप ये देख रहे हो, ये मेरा मेन मेथड है। अभी इसके अलावा जो है मैं और एक मेथड यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो एक तो हमारा ये स्टैटिक मेथड जो है बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक ही रहेगा, और इसका भी रिटर्न टाइप जो है ये वॉइड ही रहेगा। तो सी शार्प में जो है हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो पहले तो हमारा स्टैटिक हो गया है। तो स्टैटिक मतलब हम जो है इसको बिना कोई ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको इन्वोक कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉइड होगा। ये वॉइड क्या है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है। तो ये मेन मेथड जो है अभी के लिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। उसी तरह से जो है यहाँ पे मैं जो मेथड बनाने वाला ये भी जो है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने बस यहाँ पे स्टैटिक वॉइड लिख लिया है और इस मेथड का नाम दे दिया मैंने। तो मेथड का नाम जो है यहाँ पे मैंने स्पार्टा दे दिया है। और इसमें जो है ये अनपैरामीटराइज मेथड है, मतलब इसमें मैं कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, ये बस ऐसे ही ब्लैंक है। अभी इसका मैं जो है बॉडी ऐसे बना देता हूं, और ये क्या करेगा, ये जो मेरा मेथड है ये बस जो है प्रिंट करने वाला है। अभी यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूं दिस इज स्पार्टा। तो ये मेरा मेथड जो है बस दिस इज स्पार्टा जो है प्रिंट करने वाला है। अभी ये मैंने मेथड को डिक्लेयर किया है या फिर जो है मैंने डिफाइन किया है, अभी तक मैंने इसको कॉल नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अगर अपने मेथड को इन्वोक करना है तो वो मेथड को जो है आप अपने मेन मेथड से ही इन्वोक कर पाओगे। ये मैंने मेथड तो बना लिया है। अभी मुझे अगर इसको कॉल करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है मेन मेथड के अंदर से ये नए मेथड का नाम यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे नए मेथड का नाम क्या है, स्पार्टा। तो मैंने बस यहाँ पे स्पार्टा लिख दिया है और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया। अभी जो है मैं इस चीज को रन करके आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सक्सेसफुली हमने दिस इज स्पार्टा प्रिंट कर लिया है। प्रोग्राम के फ्लो को समझिए आप। तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन मेथड से, और मेन मेथड में जो है यहाँ पे कंपाइलर को ये स्पार्टा वाला मेथड दिखा। स्पार्टा वाला मेथड दिखने के बाद कोड का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, और इस मेथड में जो है मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, दिस इज स्पार्टा। फिर इसके बाद जो है हम एक पैरामीटराइज्ड मेथड बनाएंगे। पैरामीटराइज्ड मेथड मतलब मुझे जो है पैरामीटर्स चाहिए, और इसके लिए जो है मैं एक एडिशन वाला मेथड बनाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली हम 4 मेथड बना लेते हैं, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टैटिक। फिर इसके बाद जो है ये एक्चुअली कुछ रिटर्न भी करेगा, तो यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूं। फिर इसके बाद मैं मेथड का नाम जो है ऐड लिख देता हूं, और ये 2 पैरामीटर लेगा, इंट ए और इंट बी। और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो मैंने इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट दे दिया है, मतलब ये जो है इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करने वाला है। तो क्योंकि कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करने वाला है, मुझे रिटर्न करने के लिए जो है यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा।
और ये ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं a प्लस b कर रहा हूं। तो a प्लस b जो रिजल्टेंट होगा उस चीज को जो है मैं रिटर्न कर रहा हूं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो एक मेथड के थ्रू। तो ये मैंने जो है ऐड मेथड का एक्चुअली ऐड मेथड यहाँ पे बना दिया है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड और जो है मैं 3 स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ। एक मेथड जो है मेरा सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक इंट सब लिख देता हूँ और ये होगा मेरा इंट a। फिर से जो है यहाँ पे हो जाएगा इंट b और फिर इसके बाद मुझे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है मुझे? a माइनस b। तो इस तरह से जो है मैं सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करूंगा। फिर इन दोनों के बाद जो है मुझे कुछ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं यहाँ पे क्या दूंगा? स्टैटिक इंट। मेथड का नाम जो है मैं यहाँ पे मल लिख देता हूँ। फिर इसके बाद इसमें भी जो है इंट a और इंट b हो जाएगा और ये रिटर्न क्या करेगा? यहाँ पे a इंटू बी रिटर्न करेगा। और फाइनली जो है मैं डिवीजन का भी एक मेथड ऐसे ही बना लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक और इसका मैं रिटर्न टाइप जो है डबल लिखूंगा। रिटर्न टाइप जो है मैंने डबल लिख दिया है क्योंकि जब भी मैं डिवाइड करता हूं मुझे डेसिमल पॉइंट आता है। और इसमें जो है मैं मेथड का नाम डिव लिख देता हूं और यहाँ पे जो है मेरे जो डेटा टाइप्स है वो भी डबल होंगे। तो यहाँ पे डबल a डबल b, ये जो है मेरे डिवीजन के वैल्यूज हो गए यहाँ पे। और मुझे अभी इसका बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा। तो बॉडी डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रिटर्न ऑफ a स्लैश b। तो ये जो है मुझे डिवीजन वाले रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से जो है मैंने इन 4 मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर लिए। फिर मुझे इन मेथड्स को मेन मेथड के अंदर कॉल करना है। तो सबसे पहले तो ऐड, तो मैं यहाँ पे जो है ऐड को कॉल कर रहा हूं और मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है मैं 3 और 5 को पास कर देता हूं। 3 और 5 का क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं console डॉट राइट लाइन। इसके बाद जो है हम एक न्यू लाइन दे देंगे और एक्चुअली हम एक न्यू लाइन जो है ऊपर भी दे देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ 3 एंड 5 इज, और यहाँ पे जो है मुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से जो है इसी चीज को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अभी मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूंगा तो मैं अभी सब वाले मेथड को इन्वोक करूंगा और सब्ट्रैक्शन में जो है मैं 10 और 5 पास कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको हटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे जो है हम 10 कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 5 इज, यहाँ पे जो है हमने 10 और 5 पास कर दिया है। फिर इसके बाद जो है मुझे फिर से एक console डॉट एक नया लाइन जो है प्रिंट करा देना है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और ये भी जो है नीचे मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया है। फिर से आगे बढ़ते हुए मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पास करना है। तो यहाँ पे मैं एक मल वाला यूज कर लेता हूँ और मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 9 और 8 का जो रिजल्ट है वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे जो है 9 और 8 ये मेरा हो गया है और ये सब हम एक्चुअली रिटर्न कर रहे हैं, तो मुझे इन सभी को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो भी जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं ऊपर लिखूंगा console डॉट राइट लाइन और console डॉट राइट लाइन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये मैंने वैल्यूज क्या पास किए थे इसके अंदर, 9 और 8। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 एंड 8 इज, और फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे ये भी console डॉट राइट लाइन भी जो है यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का भी हो गया है। इसके बाद जो है मुझे डिवीजन वाला इन्वोक करना है। तो डिवीजन वाले के लिए फिर से मैं यहाँ पे जो है div को कॉल करूंगा और इसमें मुझे डेसिमल पॉइंट वैल्यूज पास करना है। तो मुझे
10.0 और 2.0 का रिजल्टेंट चाहिए, और इसके ऊपर जो है मैं फिर से console.writeLine लगा देता हूं। इसको हम अच्छे से जो है टैब कर देते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे मैं लिखूंगा console.writeLine, और यहाँ पे जो है डिवीजन ऑफ, ये मैंने कौन से नंबर्स के लिए थे, 10 और 2, तो डिवीजन ऑफ 10 एंड 2 इज, और जो मेरा रिजल्ट होगा वो इसमें स्टोर्ड है। अभी जो है ये मेरे वैल्यूज, अगर आप यहाँ पे नीचे आओ, आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब मेथड जो है इंटीजर वाला कुछ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैंने मेथड्स को कॉल तो किया है, बट ये जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न्ड वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे इंट रिजल्ट एड इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट रिजल्ट सब इज इक्वल टू दिस, और अभी नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा इंट रिजल्ट मल इज इक्वल टू दिस, एंड देन फाइनली डिवीजन वाला जो है उसके लिए भी जो है मुझे वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंट रिजल्ट ऑफ div इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो है मैंने ये सब चीजों को पास कर दिया है। यहाँ पे ये एक्चुअली डबल वाला है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं डबल कर देता हूँ। तो इन वैल्यूज को स्टोर कर दिया है, अभी इन वैल्यूज का जो रिजल्ट है उनको भी मुझे अभी ये प्रिंट कराना है। तो ये जो console.writeLine है यहाँ पे एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैंने वैल्यू को तो यहाँ पे ले लिया है, और अभी मैं जो है उसी चीज को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट ऐड ऐसे प्लस कर देते हैं, फिर इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिजल्ट सब, और यहाँ पे मैं प्लस ऐड कर देता हूं, फिर इसी तरह से जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है, यहाँ पे मैं रिजल्ट मल, और यहाँ पे प्लस कर देंगे, एंड देन फाइनली मेरे पास है डिवीजन वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं console.writeLine, और ये मेरा है रिजल्ट div में, रिजल्ट div प्लस, और एक स्पेस जो है ऐसे ऐड कर लेंगे। अभी हम इसको रन करते हैं और अभी रिजल्ट का देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे एक्चुअली एरर है थोड़ा सा, ये मैंने कॉमा डाला था, तो मैं कॉमा को जो है यहाँ से हटा दूंगा, और अभी हम इस चीज को रन करेंगे, और यहाँ पे आपका ये रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है। एडिशन ऑफ 3 and 5 is 8, subtraction of 10 and 5 is 5, multiplication of 9 and 8 is 72, division of 10 and 2 is 5। तो इस तरह से जो है हमने मेथड्स यूज करके ये सिंपल सा एक बेसिक कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। अभी हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे। तो कई बार प्रोग्राम में ऐसे होता है कि जो हमारे मेथड्स है, तो दो मेथड का नाम जो है सेम हो सकता है, बट उन दोनों का फंक्शनैलिटी अलग हो सकता है। तो उसी चीज का मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है मेन मेथड है, इसके नीचे जो है मैं दो नए मेथड बनाऊंगा, और उन दोनों मेथड का नाम जो है मैं एरिया लिखता हूं। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो स्टैटिक वॉइड, और इस मेथड का नाम हो गया है एरिया, और ये एक्चुअली जो है ये मेरा रिटर्न करेगा, मैं इसको डबल ही ले लेता हूं, स्टैटिक डबल एरिया, और ये मेरा रिटर्न करेगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मान के चलते हैं। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे जो है लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इंट l और इंट b को जो है ऐसे पास कर रहा हूं। तो ये जो है मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर लिया है, तो इसके अंदर जो है मुझे इसका बॉडी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये डबल है, तो मुझे डबल टाइप का कुछ रिटर्न करना है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, यहाँ पे बस मैं रिटर्न ऑफ l इंटू बी लिख देता हूं, और यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू भी एक्चुअली मैं डबल ही लिखता हूं। तो डबल ऑफ l और यहाँ पे डबल ऑफ b। तो ये यहाँ पे जो है ये मेरा मेथड है जिसका नाम है एरिया। और इसी तरह जो है मैं और एक मेथड यहाँ पे बनाऊंगा
जिसका नाम भी होगा एरिया। तो यहाँ पे स्टैटिक डबल एरिया, बट ये जो है बस एक ही पैरामीटर लेगा, और वो पैरामीटर मान लेते हैं होगा डबल आर। ये जो मेरा ऊपर वाला एरिया है वो मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है, और ये जो नीचे वाला एरिया मेथड है ये मुझे एक सर्कल का एरिया देगा। और अगर मुझे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा 3.14 इंटू आर। तो यहां से जो है मुझे अभी एक एरिया ऑफ अ सर्कल पता चल रहा है। तो ये दोनों मैंने रिटर्न कर दिए। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपका मेथड का नाम सेम होगा, बट आपके ये जो पैरामीटर्स है मेथड में वो अलग होंगे, और कभी कभी जो है आपके मेथड का रिटर्न टाइप भी अलग होगा। बट मेन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है अलग होंगे। तो मैंने ये दोनों मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अभी मैं उनको जो है मेन मेथड से इन्वोक करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक डबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, इसका नाम देता हूं एरिया सर्कल। इसको ऐसे ही डिफाइन कर लेता है। एक्चुअली हम वैल्यू भी स्टोर कर लेंगे इसको। यहाँ पे मुझे बस एरिया को इन्वोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है 8.25, और ये मेरा रिजल्ट कुछ आएगा, उस रिजल्ट को मैंने एरिया सर्कल में स्टोर कर लिया है। इसी तरह से जो है अभी मुझे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डबल एरिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया, और यहाँ पे मुझे दो चीजें पास करनी है, एक है लेंथ, दूसरा है विड्थ। तो मान लेते हैं ये रेक्टेंगल का लेंथ है 12.5, तो यहाँ पे मैं 12.5 लिख देता हूँ, और रेक्टेंगल का विड्थ जो है मैं 5.2 देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है ये रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ भी दे दिया है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे अभी डायरेक्टली बस इन दोनों को प्रिंट करा देना है। तो मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल भी पता चल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता चल गया, मुझे अभी इन दोनों को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा console डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे जो है मैं एरिया सर्कल को प्रिंट करा देता हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं लिखूंगा console डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूं एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल। तो इस तरह से जो है मैंने मेथड ओवरलोडिंग किया है, और उन दोनों मेथड्स को मैं मेन मेथड से कॉल कर रहा हूं। अभी हम देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो आप देख रहे हो मेरा जो पहला मेथड है, एक्चुअली दूसरा मेथड है ये। तो सर्कल वाले एरिया से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया एरिया ऑफ अ सर्कल। इसी तरह से जो है मेरा जो यहाँ पे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ है उससे जो है मैंने एरिया फाइंड आउट कर दिया है ये। तो ये है मेरा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे। तो हमारे पास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनमें से जो है C# भी एक ऊप्स वाला लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? अगर आप अपने चारों तरफ देखो आपको क्या दिखता है? आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो आपके सामने जो लैपटॉप है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके हाथ में जो फोन है वो क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और आपका अगर एक पेट डॉग है तो वो भी एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हमें इन सभी रियल लाइफ एंटिटीज को अगर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए जो है हमें C# की जरूरत है। और जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं इसमें दो मेन चीजें होती है, एक होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। और हम अभी क्लास के बारे में जानेंगे। तो क्लास आपका जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसका ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है। तो मान लीजिए अगर मैं कोई भी मोबाइल की बात करूं तो आपका एक मोबाइल का जो है एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट रहता है। मतलब अगर मान लीजिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? एक फोन है, और इसका एक फिक्स्ड यहाँ पे ब्लूप्रिंट है, और इस फोन के जो है कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ बिहेवियर होगा। तो जब आप प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को कंबाइन करते हो तब आपको जो है इस क्लास का ब्लूप्रिंट मिलता है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गए इस फोन के? मतलब इस फोन का जो है एक कोई कलर होगा, इस फोन का एक कोई कॉस्ट होगा, और इस फोन का जो है एक बैटरी लाइफ होगा।
इसी तरह से जो है आप इस फोन के साथ कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप जो है एक फोन के साथ कॉल कर सकते हो। ऑब्वियसली फोन तो इसीलिए चाहिए होता है हमें। और आप फोन में जो है, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स है तो हम स्मार्टफोन्स में जो है वीडियोस देख सकते हैं और हम स्मार्टफोन में गेम्स भी खेल सकते हैं। तो जब आप इन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक ही चीज में कंबाइन करते हो, आपको ब्लूप्रिंट मिलता है और हम उस ब्लूप्रिंट को जो है क्लास बोलेंगे। और जब भी हम इस क्लास का जो है एक स्पेसिफिक इंस्टेंस बनाते हैं, उस स्पेसिफिक इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल क्या है? क्लास। तो अभी हमारे पास जो है अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल हो सकते हैं, जैसे एप्पल, मोटोरोला और सैमसंग। तो अभी एप्पल, मोटोरोला और सैमसंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे मोबाइल क्लास के। तो ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो एक क्लास होता है, उस क्लास का स्पेसिफिक इंस्टेंस जो रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अभी हम जाके जो है ऊप्स का कॉन्सेप्ट सी शार्प में इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो खोल लिया है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो मेन मेथड है, मेन मेथड का क्लास ऑलरेडी है और इसका जो है बाय डिफॉल्ट नाम रहता है प्रोग्राम। अभी मैं इसके अलावा जो है और एक नया क्लास बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो है मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा। मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यहाँ पे स्पार्टा। तो मैं इस पे जो है राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से जो है मेरे पास ऐड वाला ऑप्शन रहेगा। तो ऐड में जो है मेरे पास न्यू आइटम है। तो मैं अभी न्यू आइटम पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास एक नया क्लास बनाने का ऑप्शन है। और बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक नया क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम जो पहला लेटर रहता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा व्हीकल और यहाँ पे जो है मैंने वी को कैपिटल रखा है। तो व्हीकल नाम का एक जो है मैंने क्लास ऐड किया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने vehicle.cs ऐड हो गया है। इसी तरह से जो यहाँ पे भी vehicle.cs सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐड हो गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है, एक क्लास जो है ब्लूप्रिंट होता है और क्लास में जो है हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं बिहेवियर डिफाइन करने के लिए और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए। तो अभी मैं बस इस व्हीकल के जो है प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा। तो एक व्हीकल का क्या होगा? एक व्हीकल का कॉस्ट होगा। एक व्हीकल जो है कुछ माइलेज प्रोवाइड करेगा और इस व्हीकल का जो है कुछ नाम होगा। तो इन सभी चीजों के लिए जो है मैं अभी कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूं। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम एक क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे हमारे पास इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे, उसी तरह से जो है अभी हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। मतलब अभी मैं एक व्हीकल नाम का डेटा टाइप बना रहा हूं, मैं खुद से बना रहा हूं ये। और इसके अंदर मैं कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स दे सकता हूं और वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स मेरे क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अभी इस व्हीकल का क्या होगा? एक कॉस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मैं अभी इन सभी एट्रीब्यूट्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं पब्लिक। फिर जो है इसका मैं डेटा टाइप देता हूं डबल और मुझे व्हीकल का कॉस्ट चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो है मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा। इसके बाद जो है व्हीकल का माइलेज होगा, उसके लिए मैं लिखूंगा पब्लिक डबल और यहाँ पे जो है मैं फिर से माइलेज लिख देता हूं। आगे बढ़ते हुए मुझे व्हीकल का नाम भी लिखना होगा। तो व्हीकल के नाम के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग नेम। एक्चुअली मैं इसको वी नेम कर देता हूं ताकि जो है बाद में कुछ एम्बिग्विटी ना हो। तो इस तरह से जो है मैंने अपने क्लास में इन तीनों एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया है। अभी ये क्लास तो मेरा बन गया है। अभी हम जो है अपने मेन क्लास में जाएंगे, प्रोग्राम वाले क्लास में, और मेन मेथड के अंदर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मतलब इस क्लास का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस बनाऊंगा। तो अगर मुझे स्पेसिफिक इंस्टेंस बनाना है, सबसे पहले मुझे क्लास का नाम लिखना है और फिर इंस्टेंस का नाम देना है। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम जो है v1 दे रहा हूं। तो व्हीकल v1 इज इक्वल टू न्यू व्हीकल, पेरेंथेसिस दे दो। तो इस तरह से जो है मैंने एक नया ऑब्जेक्ट या फिर नया इंस्टेंस इस व्हीकल क्लास का क्रिएट कर लिया है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी इसी क्लास का है और ये सभी एट्रीब्यूट जो है पब्लिक है, तो मैं अभी डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट से जो है इन वेरिएबल्स को या फिर इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूं।
तो मैं अभी क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से जो है कॉस्ट का वैल्यू, माइलेज का वैल्यू और नेम का वैल्यू सेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 डॉट कॉस्ट, और मान लेते हैं इसका कॉस्ट मैं 1234.56 दे देता हूँ। माइलेज, तो v1 डॉट माइलेज, तो माइलेज को जो है हम 55.55 दे देते हैं। और फाइनली जो है मुझे इसका नाम सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे v1 डॉट वी नेम, और नाम इसका मैं दे देता हूँ फेरारी। तो इस तरह से जो है मैंने इन तीनों को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है मुझे एरर आ रहा है, नॉन इंक्लूसिव मेंबर व्हीकल डॉट वी नेम कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये एक्चुअली पब्लिक स्ट्रिंग ही है, ये वी नेम है यहाँ पे। तो v1 डॉट वी नेम तो एक्चुअली जो है ये मेरा वेरिएबल है, तो मैं इसको ऐसे इन्वोक नहीं कर सकता, और मुझे यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस अभी इन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो मैं अभी जो है 3 कॉन्सोल राइट लाइन यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज, और यहाँ पे हम दे देते हैं v1 डॉट कॉस्ट। इसी तरह से जो है मैं इसका माइलेज और नेम भी प्रिंट करा देता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा माइलेज ऑफ व्हीकल एस, और इसके अंदर जो है मुझे एक्चुअली अभी एक ये वाला सिंबल देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हो जाएगा v1 डॉट माइलेज, एंड देन फाइनली मुझे नेम भी प्रिंट कराना है। नेम प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर जो है मैं अभी लिख देता हूँ नेम ऑफ व्हीकल एस। इसके बाद मुझे बस यहाँ पे लिखना होगा v1 डॉट वी नेम। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। फिर उन वैल्यूज को यहाँ पे मैं console डॉट राइट लाइन के साथ प्रिंट भी करा रहा हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ और हम अभी रिजल्ट का वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली एक क्लास बनाया है। क्लास में एट्रीब्यूट्स मैंने डिक्लेयर किए और उनको जो है वैल्यूज मैंने असाइन किए अपने मेन मेथड के अंदर। फिर मैं जो है यहाँ पे इनको प्रिंट आउट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया है कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 1234.56, माइलेज ऑफ व्हीकल इज 55.55, और नेम ऑफ व्हीकल इज फेरारी। तो अभी जो है हमने बस अपने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे सेट किया है, हमने अभी तक कुछ बिहेवियर नहीं सेट किया है। तो बिहेवियर के लिए जो है मुझे मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड से जो है इनको यहाँ से हटा देता हूँ, और मेरे व्हीकल क्लास में यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 वेरिएबल है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 3 नए मेथड बनाऊंगा ताकि मैं कॉस्ट का वैल्यू, माइलेज का वैल्यू और नेम का वैल्यू सेट कर पाऊं। तो यहाँ पे मेथड को भी जो है मैं पब्लिक सेट कर देता हूँ, इसका एक्सेस स्पेसिफायर, और इसका रिटर्न टाइप होगा void, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसमें जो है इस मेथड के थ्रू मैं बस कॉस्ट, ये जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक void, और मैं इसका नाम देता हूँ सेट कॉस्ट, और ये एक पैरामीटर लेगा c, और इस c के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस्ट को सेट कर रहा हूँ। तो कॉस्ट इज इक्वल टू c यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये जो c देख रहे हो ये है लोकल वेरिएबल। तो जो भी वैल्यू इसमें पास होगा उस वैल्यू को जो है मैं अपने कॉस्ट वाले एट्रीब्यूट में सेट कर दूंगा। इसी तरह से जो है मुझे अभी यहाँ पे माइलेज और नाम भी पास करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पब्लिक void, फिर यहाँ पे सेट माइलेज लिख देता हूँ, और इसमें भी जो है मुझे डबल वाला पास करना है, और इस वाले को मैं डबल m सेट कर दूंगा, और वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन करूंगा माइलेज इज इक्वल टू m। एंड फाइनली इसी तरह से जो है मुझे नेम के लिए भी एक सेटर मेथड चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक void, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ सेट नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग s लिख देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे v नेम इज इक्वल टू, इसको एक्चुअली मैं n में चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं n असाइन कर देता हूँ।
तो इस तरह से जो है मैंने 3 सेटर मेथड यहाँ पे डाल दिया। अभी 3 सेटर मेथड डालने के बाद मैं फिर से जो है यहाँ पे अपना क्लास बना लेता हूँ मेन मेथड के अंदर। व्हीकल v1 इज इक्वल टू न्यू व्हीकल। अभी जो है मैं डायरेक्टली उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करूंगा। मैं उनको एक्चुअली मैं उन एट्रीब्यूट्स को मेथड के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा v1 डॉट, तो मेरे पास 3 मेथड है। अगर मुझे कॉस्ट सेट करना हो तो मैं यहाँ पे v1 डॉट सेट कॉस्ट यूज करूंगा, और इसके थ्रू जो है मैं इस व्हीकल का कॉस्ट सेट कर देता हूँ। तो व्हीकल का जो है मैंने कॉस्ट सेट कर दिया 999.99। इसी तरह से जो है मैं माइलेज भी सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 डॉट सेट माइलेज, और फिर यहाँ पे माइलेज को जो है मैं यहाँ पे शायद से 77.77 दे देता हूँ। देन फाइनली मुझे नाम भी सेट करना है, तो v1 डॉट सेट नेम, और नाम में जो है मैं यहाँ पे मर्सिडीज दे देता हूँ। इस तरह से मैंने कॉस्ट, माइलेज और नाम जो है यहाँ पे इस व्हीकल का सेट कर दिया है। एंड देन फाइनली मुझे इन तीनों को प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ console डॉट राइट लाइन। तो मैं ये बार बार console डॉट राइट लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बट आपको भी खुद से ये करना पड़ेगा। तो console डॉट राइट लाइन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज, और यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा v1 डॉट कॉस्ट। इसी तरह से जो है मुझे अभी इसका माइलेज सेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा console डॉट राइट लाइन माइलेज ऑफ व्हीकल इज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 डॉट माइलेज। फिर इसके बाद जो है मुझे इसका नाम सेट करना है, और ये एक्चुअली जो कोलन है वो यहाँ पे अंदर जाएगा। एंड देन नाम यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा console डॉट राइट लाइन, और फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम ऑफ व्हीकल इज, एंड देन यहाँ पे स्पेस देके मैं बस यहाँ पे v1 डॉट क्या कर देता हूँ, यहाँ पे v1 डॉट v नेम को हम इन्वोक कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर फाइनली जो है यहाँ पे मुझे एक प्लस सिंबल देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया है, और अभी जो है हम इसको रन करेंगे और देखते रिजल्ट में क्या आता है। तो अभी जो है हमने सेटर मेथड्स यूज किए थे, और सेटर मेथड्स के साथ हमने इन वेरिएबल्स के वैल्यूज सेट किए, एंड देन फाइनली हमने प्रिंट आउट कर दिया कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 999.99, माइलेज ऑफ व्हीकल इज 77.77, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है नेम ऑफ व्हीकल इज मर्सिडीज। अभी हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में। तो अभी तक जो है हम बस एक ही क्लास के साथ काम कर रहे थे, बट बहुत सारे ऐसे सिनारियोस होते हैं जब हमें जो है मल्टीपल क्लासेस के साथ काम करना होता है, और ये एक्चुअली क्लासेस जो है एक दूसरे से काफी सिमिलर रहता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है मुझे बार बार एक पूरा क्लास का टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां पे भी मैं एक क्लास के प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में डिराइव कर सकता हूं, वहां पे जो है मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा। तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है जहां पे भी जो है एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। तो जैसे हम रियल लाइफ में जो है आप जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास रहता है और एक चाइल्ड क्लास रहता है, और जो चाइल्ड क्लास रहेगा वो अपने पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट करता है। अभी हम इसी चीज को जो है विजुअल स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये जो है मैंने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे खोल दिया है। अभी मैं 2 क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे अभी अपना पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ ऐड, और मुझे न्यू आइटम, और न्यू आइटम में क्लास सेलेक्ट करना है क्लास, और अभी जो है मैं इस क्लास का नाम देता हूँ माई पेरेंट। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे अपना पेरेंट क्लास बना दिया है। अभी इस पेरेंट क्लास में जो है मैं एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा और एक मेथड बनाऊंगा। तो एट्रीब्यूट के लिए मैं फिर से जो है इसको पब्लिक सेट कर देता हूँ, पब्लिक s1 इज इक्वल टू, और ये एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप का होगा, पब्लिक स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम पेरेंट।
तो इस तरह से जो है मैंने ये एट्रीब्यूट बना दिया और इसको जो है मैं प्रिंट कराने के लिए एक मेथड बनाता हूं। तो मेथड जो है पब्लिक होना चाहिए और इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसका नाम मैं देता हूं, मेथड का नाम देता हूं मैं शो पेरेंट, और इसका भी कुछ पैरामीटर नहीं होगा, ये पैरामीटरलेस मेथड है। और ये प्रिंट करेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा console डॉट राइट लाइन, और ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली S1 को प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है, ये मेरा पेरेंट क्लास है। अभी मुझे जो है इसके बाद एक चाइल्ड क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो अगर चाइल्ड क्लास बनाना है तो मुझे और एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, फिर से ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू आइटम, और मुझे यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है और इस नए वाले क्लास का नाम जो है मैं यहाँ पे माई चाइल्ड दे देता हूँ, ऐड कर देता है। तो अभी जो है ये मेरा चाइल्ड क्लास का ये यहाँ पे सेटअप बन चुका है। और ये क्योंकि मेरा चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, माई पेरेंट। तो इनहेरिटेंस को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे कलम देके यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम मैं सेट कर रहा हूं माई पेरेंट। तो माई चाइल्ड मेरा चाइल्ड क्लास है और ये चाइल्ड क्लास जो है ये पेरेंट क्लास जो कि है माई पेरेंट उससे इनहेरिट कर रहा है। तो अभी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये जो एट्रीब्यूट है और ये जो मेथड है वो दोनों जो है डायरेक्टली मेरे चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। तो S1 जो है और शो पेरेंट जो है वो ऑलरेडी जो है अभी माई चाइल्ड में प्रेजेंट होंगे। तो अभी उन दोनों के अलावा मैं इसके एक्सप्लिसिटली जो है एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और एक मेथड क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पब्लिक स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आई एम चाइल्ड। फिर इसके बाद मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं एक मेथड ले लेता हूं पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसका नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे शो चाइल्ड। फिर इसके बाद जो है मुझे शो चाइल्ड में बस इसको प्रिंट कराना है, यहाँ पे console डॉट राइट लाइन, और S2 को जो है मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो ये है मेरा चाइल्ड क्लास और चाइल्ड क्लास जो है माई पेरेंट से अभी इनहेरिट कर रहा है। अभी मैं अपने मेन प्रोग्राम में आके अपने ये माई चाइल्ड क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं माई चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू माई चाइल्ड। तो इस तरह से जो है ये मैंने अपने माई चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी क्योंकि ये चाइल्ड जो है पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, अभी C1 में जो है मेरे पास शो पेरेंट मेथड भी होगा और शो चाइल्ड मेथड भी होगा। तो ये शो चाइल्ड मेथड जो है चाइल्ड क्लास का है और ये शो पेरेंट मेथड जो है ये पेरेंट क्लास का है। तो अभी मैं C1 डॉट शो चाइल्ड तो इन्वोक कर ही सकता हूं। तो शो चाइल्ड किस में है, चाइल्ड में है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको इन्वोक कर सकता हूं। अभी मैं C1 डॉट शो पेरेंट भी कर सकता हूं। तो शो पेरेंट को जो है मैंने एक्सप्लिसिटली या फिर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बनाया, बट क्योंकि ये जो है पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है इसलिए ये शो पेरेंट जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो अभी मैं डायरेक्टली जो है इसको रन कर देता हूं और अभी रिजल्ट का हम वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो है अभी चाइल्ड क्लास से या फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आई एम चाइल्ड और आई एम पेरेंट प्रिंट कर दिया है। तो इसी के साथ हम अभी C# के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।